तो बोन मैरो कैंसर था जिसमें ब्लड बनना बंद हो जाता है। ओहो। फतूर है कि कुछ ऐसा किया जाए, कुछ भले वाला काम हो। हम वहाँ बिठा के खिलाते हैं कि जो जरूरतमंद कई बार होते हैं, मांगने आ जाते हैं तो उधर एक निठल्ला आदमी ऐसे हर एक कोई आके पी के खा जाएगा, उसे हम मेहनत करने की आदत डालें। 2 बार उठा के भगाऊंगा, तीसरी बार खाना मिलेगा नहीं उसे, तो बिना पिए आएगा। तो भगवान में बिलीव करते हो आप? हाँ, तो पहले नहीं करता। किसी टाइम में बहुत बड़ा नास्तिक था मैं मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट में ईएसआई में। हाँ, वाह। वहाँ नौकरी लग गई थी। जो आप सरकारी अफसर हो, आप हमारे नौकर हो, आप हमारे लिए काम कर रहे हो। बहुत कम ही पैसे में 13,000 रुपये में 3 स्टार होटल, गुलमर्ग, पहलगांव, श्रीनगर, और इन्होंने इतना मजा बांध दिया, पूरा हिट कर दिया प्रोग्राम। उसके केस सेटल होने के बाद एनजीओ बनाया था, तो उसमें मैंने देखा मेरे पास कंप्लेंट आई, ऐसे ऐसे बुजुर्ग बैठे हैं वहाँ और बड़े दिन बैठे हैं ऐसे भूखे प्यासे। वहाँ से डीसीपी को लेटर गया उनका, और उधर आपका एसएचओ गया, और उस बुजुर्ग को उसके घर पे छोड़ के आए वो, एक श्री खाटू श्याम की और एक हनुमान जी। दोनों का पैसा 84,000 मेरे पास बच गया। जिंदा दिल इंसान हो सर आप। और जो कहते हैं कि हम गायक हैं, हमारी इनकम उनकी भी इनकम नहीं। सुनने में आ रहा कि दुबई लेके जा रहे हो आप लोगों को। फेयर आउटडोर टूर के नाम से संस्था बन चुकी है क्लब। उसके अंदर क्या है, हमने आउटडोर टूर रखे हैं, सीनियर सिटीजन कोई भी जा सकता है, बच्चे भी जा सकते हैं उनके, जो अकेले रह गए हैं। कश्मीर ले गया था, उसके बाद फिर उन्होंने डिमांड करा कहीं और ले चलो, तो मैंने दुबई का पैकेज निकाल दिया। सबने मिला मैं इनके इंटरव्यू कास्ट किए। ये इंस्टाग्राम तो मैं 2-2.5 साल से हूँ, उसमें कुछ लोगों को बर्दाश्त नहीं हुआ कि इसका नाम होगा। हेलो फ्रेंड्स, नरेंद्र कोहली दिस साइड, द कोहली एंटरटेनमेंट लेट्स वार्तालाप पॉडकास्ट आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता है और यहाँ तक पहुँचाने के लिए बहुत सारा प्यार। आज के हमारे जो गेस्ट है ना, उनका नाम है मिस्टर आर.के. गुलाटी। गुलाटी साहब, जो नाम सुनने में साउंड करता है ना हाई फाई एक स्टैंडर्ड लेवल का, वो एक्चुअली वो वही है। उनका क्या स्टैंडर्ड है, क्या हाई फाई है, जो मैं बोलना चाह रहा हूँ, वो एक धर्म कर्म के काम करते हैं जो हम तुम शायद सोचते रहते हैं, बल्कि सोचते भी नहीं है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो इस तरीके का नेम धर्म का काम करते हैं। लोगों को मुफ्त में खाना प्रोवाइड करते हैं, या यूं कहिए कि गरीबों के लिए खाना करते हैं। अपने हम उम्र लोगों को घुमाते हैं, फिराते हैं, मस्ती करवाते हैं, एंजॉय करवाते हैं। मैं अगर ऐसे बोलता रहा तो रात हो जाएगी, मैं ज्यादा समय लूंगा नहीं, मैं सीधे आपकी उनसे वेट करवाता हूँ। गुलाटी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी, आपका भी बहुत धन्यवाद, स्वागत है आपका भी। थैंक यू। मुझे यहाँ आपने बुलाया, इसके लिए शुक्रगुजार हूँ आपका मैं। बहुत बढ़िया सर, कैसे हो सर? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। बढ़िया सर। मैं बताऊँ, मैंने मतलब सच बात है, जैसे एक आता ना, जैसे आर.के. गुलाटी, तो सुनने में लगता है कि हाँ यार कोई मर्सिडीज से बंदा उतर रहा होगा, ऑडी से बंदा उतर रहा होगा। तो सर वो एक तो नाम में फील है आपके, पहली बात। आपकी जो पर्सनैलिटी है सर, और जो आपने जो फ्रेंड्स रख रखी है, मैं उसका फैन हूँ। थैंक यू थैंक यू, आपका शुक्रिया इतना सम्मान देने के लिए। बहुत बढ़िया सर। मतलब सर ये सच है, गुड लुक तो आप हो। थैंक यू। हाँ, पर्सनैलिटी आपकी बहुत ज़बरदस्त है। मैं आपकी वीडियोस में बहुत सारी आपकी रील्स देखता हूँ, उसमें जो आपकी जो आपने जो फ्रेंड्स रख रखे ना सर, ये आइडिया किसका है तो बताइए। हाँ जी, ये आइडिया किसका फ्रेंड्स का? खुद का ही है। अच्छा, खुद का ही है। हाँ, थोड़ा अच्छा लगा मुझे। बढ़िया बढ़िया। ऐसा सर, एक छोटा सा इंट्रो, मतलब हमारे दर्शकों को पता लग जाए कि एक्चुअली आर.के. गुलाटी जी हैं क्या, थोड़ा सा जो है लोगों को बताइए। सर, आर.के. गुलाटी कुछ भी नहीं है, ऊपर वाले का भेजा हुआ एक बंदा है जो टाइम पास कर रहा है इस दुनिया में, अपने भारतवर्ष में टाइम पास कर रहा है और अपने टाइम गुजार रहा है। बस सबको खुश रखता हूँ, खुद भी खुश रहता हूँ, और टाइम पास हो जाए यही सोच के आगे चलता हूँ। मैं खाली नहीं बैठ सकता, बीमारी है मेरी बीमारी है कि खाली नहीं बैठ सकता, कुछ ना कुछ करने की इच्छा रहती है। एक चीज़ ख़त्म होती है, दूसरा काम शुरू हो जाता है, दूसरा तीसरा, और कमाने की इच्छा नहीं रहती है। भगवान की दया से है, सब इनकम वगैरह है, पेंशन है, लेकिन मुझे इन चीज़ों में जो सोशल वर्क में कमाने की इच्छा नहीं होती है, अगर सही शब्दों में कहना चाहूँ तो। थोड़ा सा इसको बयां करो शब्दों में कि आपने बोला खाली नहीं बैठा जाता, वो खाली नहीं बैठा जाने का मतलब क्या है, थोड़ा सा शब्दों में बयां करो। मैं खाली बैठने का मतलब ये, ना बैठने का मतलब ये है कि जैसे बेकार बैठा रहूँ, इधर सोचता रहूँ, मतलब गलत तरफ दिमाग ना घूमे कि मैं बैठूं कहीं ताश खेलूं, ये करूं, वो दिमाग मेरा ना घूमे। इसलिए कुछ ना कुछ मेरे दिमाग में क्रिएशन आता है कि ये इस तरह का काम कर लूं बैठे बैठे, तो वो उस तरह का मेरा दिमाग पता नहीं कहाँ से आदेश होता है। मैं तो ऊपर वाले का ही कहूँगा, मुझे काम दिया जाता है ऊपर वाले से, ऊपर वाला मुझे आदेश देता है ये काम शुरू कर लो, और वो काम में सफल हो जाता हूँ और सोशल वर्क मेरा चल जाता है। तो गुलाटी साहब, मुझे ये बताओ, मेरा मतलब जैसे आपने बताया कि खाली नहीं बैठा जाता, मुझे ये जानना है कि उसके लिए आप क्या क्या करते हो, थोड़ा काम बताइए हमारी पब्लिक को, हमारे दर्शकों को, हमारे लोगों को। देखिए, ऐसा था कि जैसे कुछ भी जैसे शुरू करना होता है, दिमाग में आता है कि भाई कुछ ऐसा किया जाए तो किसी का भला हो जाए। एक फतूर है
कि कुछ ऐसा किया जाए, कुछ भले वाला काम हो। तो ऐसे ही बैठे बैठे दिमाग में आया। कोरोना में तो हमने राशन वगैरह डिस्ट्रीब्यूट किया था। इसके बाद अभी फिर मैंने देखा कुछ ज़रूरतमंद लोग हैं जिनको खाना नहीं मिलता है, तो उनके लिए हमने सोचा कि भाई कुछ ऐसा किया जाए कि भाई इनको हम खाना दे सकें। पर हमारे दिमाग में ये था कि निठल्ले बंदे को खाना नहीं खिलाना, ये दिमाग में था। मेहनती बंदा है, कोई लेबर ऐसी मेहनती है जो काम करते हैं, बेचारे बहुत काम करते हैं, तो उनको 2 पैसे बच जाए, उनके सेविंग हो जाए, तो वो खाना हम उन्हें देते हैं। तो इस तरह से हमने एक जनता रसोई शुरू करी। आज मेरे ख्याल 3.5 साल होने जा रहे हैं हमें। तो उसके अंदर हमने बिठा के खाना शुरू कराया। अच्छा। जो लेबर क्लास है वो 1 बजे उनकी छुट्टी हो जाती है, जितने भी लेबर बेलदार वाला होते हैं, उस तरह के लोग आके वहाँ बैठते हैं और वहाँ बैठ के उनको हम खाना खिलाते हैं बिठा के। हमने वहाँ पैकिंग बिल्कुल बंद कर रखी है। एक आजकल क्या होता है, एक भंडारा होता है, हर कोई चाहता है घर से थैली भर के ले जाओ। बिल्कुल वहाँ पे स्ट्रिक्टली बना है कि हम पैकिंग नहीं देंगे, जितना भरपेट खा सके वो खाए, वो हम खिलाते हैं उसे। और हमारा जो है रोज़ का अलग अलग होता है, कभी चावल राजमा, चावल छोले, पूड़ी आलू, कुलचे छोले, अलग अलग, जिससे उनको हर टेस्ट मिले। और उनको हम पूछते हैं हाँ सही बना है नहीं बना, कुछ कमी तो नहीं, जैसे आगे हम सुधार करें। तो उसके अंदर हम कोई पैसा उनसे नहीं लेते हैं और उनको फ्री में खिलाते हैं। और कुछ वो हमें जब अपनी बीती सुनाते हैं। एक ने मुझे बताया जी, हम सवेरे जल्दी उठ जाते थे 4 बजे, फिर अपना बर्तन धोए और सब्जी काटी, क्योंकि उनका खाने का स्टैंडर्ड अलग ही होता है, खाना अच्छा खाते हैं। कह रहे हैं 1-2 घंटे लग जाते हैं। अब हम 1-2 घंटे ज़्यादा सो लेते हैं। अच्छा। कि भाई आपका खाना यहाँ मिल ही जाएगा, तो 1-2 घंटे। मुझे बड़ा अजीब लगा कि भाई देखो जी क्या बात इसने कही कि भाई 1-2 घंटे हम ज़्यादा सो लेते, नहीं तो हम 4 बजे उठ के चूल्हा साफ़ करते थे, बनाते थे, बर्तन सब्जी काटते थे, आटा गूंथते थे, वो हमारे 1-1.5 घंटा रेस्ट मिल जाता है। तो सर किस किस तरीके के लोग आते हैं उसमें? उसमें तकरीबन देखो हम वहाँ बिठा के खिलाते हैं। अच्छा। तो बिठा के खिलाते हैं, देखिए जो ज़रूरतमंद है वही बैठेगा मेरे ख्याल से। बाकी हम जो आ जाते हैं मना नहीं करते, खिलाते हैं हम। लेकिन बैठने वाला ज़रूरतमंद ही होगा जो हमने टाट बिछा के बिठा हाँ। जैसे सर पहले शादी ब्याह पार्टी में बिठा के खाना खिलाया था, तो उस हिसाब से आते हैं वो। तो उसमें ज़्यादातर जैसे किसी ठेकेदार की लेबर हो गई, बेलदार हो गए, कोई प्लम्बर की लेबर हो गई, वो लोग आते हैं। मतलब ठेकेदार गरीब लोग आते हैं बेचारे। वो मतलब जो हैंड टू माउथ क्या है, डेली की इनकम होती है, वो आते हैं और वो खाना खाते हैं बैठ के। अच्छा। तो अच्छा लगता है उनको भी। और मेरे ख्याल से काफ़ी दुआएं देते हैं। बढ़िया। और हमारे पास टीम है पूरी, सब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, निष्काम काम करते हैं हम। अच्छा। तो उसमें ऐसा कुछ नहीं है हमें, तो जो संभव हो सकता है वो हिसाब से कर रहे हैं हम उसे। तो सर इसका कोई टाइम पीरियड है, मतलब एक टाइम का जैसे लंच और डिनर, या एक टाइम का खाना है? इसमें लंच ही होता है। अच्छा। हम 1 बजे करीब शुरू करते हैं, टाट बिछाते हैं, तब तक लेबर भागी भी आती है। 1 बजे उनकी छुट्टी होती है। तो हाथ उठ के फटाफट आते हैं और 10 मिनट के अंदर सारे भीड़ बैठ जाती है और कम से कम 200-250 लोग बैठ जाते हैं लंबी कतार में। अच्छा। और उसके बाद हमारा जो जिससे हम बनवाते हैं, बन के आता है वो खाना। सिर्फ पूड़ी आलू वहीं बनते हैं जिससे ताज़ा मिल जाए। चावल राजमा ये सब 2 पतीले, बड़े बड़े पतीले बन के आते हैं और उसको हम मंदिर में भोग लगा के, और हम उनको रोज मंदिर में भोग लगाते हो? हाँ, रोज नहीं हो पाता, हफ्ते में 2 या 3 को फंड नहीं है तो हमारे पास, तो हफ्ते में 2 या 3 दिन वो रसोई चलती है हमारी। 3 दिन, और कभी कभी हफ्ता भी चल जाती है। जैसे अभी श्राद्ध थे तो लोगों की इच्छा होती है तो उनका कंट्रीब्यूशन आ जाता है, तो हफ्ता भर चलती है, नहीं तो हफ्ते में 3 दिन रसोई चलती। तो सर वो 3 दिन पर्टिकुलर कोई दिन है? हाँ, हमने मंगल वीर शनि रखा हुआ है, और कहीं एक दिन आगे पीछे भी हो जाता है कभी। अच्छा। या किसी की वो आ जाता है, कंट्रीब्यूशन आ जाता है कि आज मेरी तरफ से करा दो। अच्छा। कि आज वीरवार करा दो, तो उस दिन वीरवार या शुक्रवार करा देते हैं। वाह। तो सर पर्टिकुलर कोई जगह भी है कि यही करते हो आप? बिल्कुल। जो हमारा केशवपुर में C8 का बस स्टॉप है, उसके फुटपाथ पे हम रख सकते हैं। उसमें जगह है। अच्छा। तो वो लोग आते जाते नहीं है, चलते नहीं है। अच्छा। इसलिए वो खाली पड़ा रहता है। उसी में हम दोनों तरफ टाट बिछाते हैं। अच्छा। इस साइड लेडीज़ और बच्चे होते हैं, इस साइड जेंट्स होते हैं। तो उनको हम इसमें सर ट्रैफिक में आने जाने लोगों को कोई परेशानी नहीं, कोई ऐसा ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। अच्छा। क्योंकि ये बिल्कुल अलग ऊँची जगह है, तो हम बिठाते हैं। तो पूरा उसका व्यवस्था करते हैं हम कि भाई ट्रैफिक ना डिस्टर्ब हो। और जाने के बाद ये नहीं पता लगता जहाँ पे ये रसोई लगी थी, एक एक प्लेट, एक एक पत्ता सब साफ करके वहाँ से उठा के ले जाते हैं हम। बाद में 1 से 1.5 पौने 2 तक चलता है ये काम। अच्छा। क्योंकि बाल्टी हमारी 12-13 होती है, बांटने वाले भी बहुत होते हैं, तो पौने घंटे में सारा मेरे ख्याल से फिनिश हो जाता है। और उसके बाद कूड़ा वगैरह जो भी पत्ते पत्तल जो भी सब ले जाते हैं हम। तो उससे आधे घंटे बाद ये नहीं पता यहाँ कभी भंडारा अभी हमारा कोई रसोई लगी थी। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। तो वो सफाई का पूरा ध्यान रखते हैं। तो सर इसके जो मुख्य
जो मुख्य इसको मैं क्या बोलूँगा, लाइक प्रधान, मतलब देख रेख करने वाले वो आप ही हैं सब कुछ? देखो, जब प्रधान नहीं, मैं सेवा भाव से काम कर रहा हूँ, मैं सेवक हूँ। वाह। दिमाग में मेरे आया था आज से 3.5 साल पहले इसको, तो उसको मेरे एक फ्रेंड ने साथ दिया मेरा, कह रहा जी मैं भी पैसे दे दूंगा, कुछ आप लगा लो। तो हमने एक सैटरडे को रसोई शुरू की थी। अच्छा जी। उसमें मैंने कहा आधा पैसा कर लिया करेंगे, हम जेब से लगा देंगे। तो वो इतनी पॉपुलर हुई रसोई हमारी कि लोग जुड़ने लगे। लोग, जैसे किसी का बर्थडे बच्चे का आ गया, उसमें पेरेंट्स आ गए जी मेरी तरफ से करा दो, किसी का मेमोरेबल डे आ गया या कोई और ओकेशन आ गया, तो उसमें लोग जुड़ने लगे। फिर जुड़ने के साथ साथ वो कुछ कंट्रीब्यूशन आने लगा। रसीद बुक रखी हुई है हमने, उसमें 200 रुपये, 2000 रुपये, 1000 रुपये लोगों ने मंथली देने शुरू करे। किसी ने कभी कभी किसी ओकेशन पे दे दिए कि आज बच्चे का बर्थडे 500 मेरी तरफ से ले लो। तो पूरा एक हिसाब मेरा स्टाफ रखता है, एक एक पैसे का पूरा हिसाब होता है, वो रसीदें भी कटती हैं, उस हिसाब से रसोई चल रही है। सर आपने टीम रखी हुई है इसके लिए? मेरा स्टाफ है, ऑफिस स्टाफ है, तो उसमें पूरा एक कंप्यूटर में टैली में सारा रसीदें चढ़ती हैं, खर्चे का हिसाब होता है, बिल्कुल प्रॉपर हिसाब रखा जाता है। तभी कभी फंड कम भी होता है, एक एक आइटम, आलू, टमाटर, प्याज? नहीं, हाँ। इसमें ऐसा नहीं होता है। हाँ। देखो, वो हम नहीं कर पा रहे। हाँ। थैंक यू। हम वो चीज़ नहीं कर पा रहे उसमें। हम क्या करते हैं, जैसे आज हमने राजमा चावल बनवाने हैं, हम वो कैटरिंग वाला जो हमने फिक्स किए हैं 2-3 लोग, ठीक है, उनसे कहते हैं जी आज राजमा चावल लाओ। वो 30 किलो चावल और 12-15 किलो राजमा बना लाते हैं, वो बन के आता है। आप अगर फेसबुक में देखेंगे तो आपको पतीले उतरते हुए नजर आएंगे रेडी में से, बड़े बड़े सारी वीडियो से देखिए। हाँ, बड़े बड़े पतीले उतरते हैं। तो हम इसलिए दिखाते हैं लोगों को, अपनी पब्लिसिटी नहीं करते, हम दिखाते हैं लोग जुड़े हमसे, पतीले उतरते दिखाते हैं, बढ़ते लोग हमसे जुड़े और अच्छा इनको खाना डेली शुरू हो सके। अदरवाइज नहीं कर, इतना फंड नहीं है ना हमारे पास, हम कैसे कर लेंगे। तो इसलिए वो दिखाते हैं, पतीले बड़े बन के आते हैं, गरम आता है, और वहाँ उतार के हम मंदिर पास में है, वहाँ एक जना भोग लगाता है, जहाँ जिसकी सेवा होती है वो भोग लगाते हैं। उसके बाद हम प्लेट बांट के उनको बाल्टियाँ भर लेते हैं, बाल्टियाँ बांटना शुरू करते हैं। बहुत बढ़िया। तो उस हिसाब से चलता है ये। देखो, मैं अपने कैमरे के माध्यम से बोलता हूँ, आप सबको बोल रहा हूँ मैं कि आज के समय में 150-200 रुपये दे के आप भी, शायद मेरे ख्याल से कई लोग हैं, काफ़ी सारे लोग होंगे, हो सकता है दान पुण्य करके पीछे हो जाते होंगे, मगर उस 150 को कहाँ का कंज्यूम करना है, कहाँ का कंज्यूम होने के बाद उसका कैसे निपटारा करना है। जैसे सर ने एक एग्जांपल दिया कि भंडारा होने के बाद या खाना होने के बाद वहाँ पे कोई ये नहीं कह सकता कि जो है यहाँ पे भंडारा हुआ है, यानी कि साफ सफाई भी करना, ये भी एक छोटा सा मैनेजमेंट का एक पार्ट है। मतलब किसी को नहीं पड़ी आज के समय में इतनी, तो ये बहुत बड़ी बात है सर। मतलब परे है हमारी समझ के, तो क्योंकि आज के समय में सर आदमी, इंसान को अपनी समस्याओं से निपटारा नहीं मिल रहा, वो ये सब चीजें तो बाद में करेगा। सिविक सेंस की हमें नॉलेज होनी चाहिए, सेंस होनी चाहिए सिविक की, कि हमें सफाई भी रखनी चाहिए। हम वो सब अधिकतर क्या होता है, जितने भंडारे होते हैं वो भंडारा करा और प्लेटें सब उड़ रही हैं, पत्ते उड़ रहे हैं, तो वो चीज़ हमारे तरफ देखने को नहीं मिलनी चाहिए, ना मिलती है। तो सर ये थोड़ा सा वो पहला किस्सा सुनाओ ना जरा, ये अपने भंडारे का आइडिया किसका आया, ये या क्या नाम बताया आपने? जनता रसोई। ये जनता रसोई का आइडिया कैसे आया? क्योंकि भंडारा शब्द नहीं कहूँगा, क्योंकि भंडारे में जो चल रहा है, जो आ रहा है, खा रहा है, वो नहीं। मैं आपका शब्द वापस लेता हूँ, जनता रसोई। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा वापस लेने वाली बात नहीं। लेकिन एक मैं थोड़ा उसे एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ कि जनता रसोई इसलिए नाम दिया कि जरूरतमंद को खाना दिया जा सके, हम जरूरतमंद को खाना खिला सकें, इसलिए जनता रसोई उनका वर्ड दिया गया। नीचे लिखा हुआ जरूरतमंद को निःशुल्क भोजन। बहुत बढ़िया। तो इसलिए किया है। इसका सर आइडिया बताओ, ये चीज़ें कैसे हुई जो है? आइडिया ऐसा था, ऐसे घर में बैठा था, मेरा दिमाग तो फतूर है ही, कुछ ना कुछ कोई नई चीज़ आती है कर देते हैं। बढ़िया। तो बैठा था, मुझे दिमाग में आया कि भाई एक रसोई चला ही लेते हैं हम, कि जो जरूरतमंद कई बार होते हैं, मांगने आ जाते हैं उधर, तो अगर वो निठल्ले हैं, तो मैं बीच में नई बात कर रहा हूँ, बीच में कोई शराब पी के आता है वहाँ पे, मैं उसे उठा के सड़क पार कराया, तो तेरे लिए खाना नहीं है। कैसे पता लगता है सर? मतलब स्मेल। अच्छा, जब हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं स्मेल आ जाती है। अच्छा, कि भाई इसके मुंह से स्मेल आ रही है, तो बहुत चिढ़ मचती है। एक दिन बस शराब पीने के पैसे, तो खाने के पैसे क्यों नहीं है? तो ये पैसा कंज्यूम खाने में कर, शराब में क्यों कर रहा है? तो उसको पकड़ के मैं सड़क पार छोड़ के आता हूँ। बुरा लगता है मुझे भी कि ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन करना चाहिए ऐसे लोगों के साथ। मैं छोटा सा इसमें मैं समझ चाहूँगा, वो लोग इसमें मान लिया आपकी बात में वजन है कि हाँ यार दारू के लिए पैसे हैं, उसके लिए नहीं है, मगर सर फिर भी है तो गरीब आदमी ना। नहीं, आपकी बात में एग्री कर रहा हूँ, गरीब है, उसने पीना है, रात को पिए, दिन के अंदर जो पी रहा है तो निठल्ला है। हम निठल्ले को वजन नहीं देंगे, उसको आगे बढ़ने नहीं देंगे। एक निठल्ला आदमी है तो हर एक कोई आके पी के खा जाएगा, उसे हम मेहनत करने की आदत डालें। 2 बार उठा के भगाऊंगा, तीसरी बार खाना मिलेगा नहीं उसे, तो बिना पिए आएगा, और बिना पिए आएगा तो काम भी करेगा कहीं ना कहीं। जो शराब उसको
काम नहीं करने दे रही है। तो वो मेरी इच्छा है कि उसको एक दो बार ऐसा किया जाए जिससे उसे नहीं खाना मिलेगा, पैसा तो उसके पास नहीं, पैसा उन्हें शराब में खर्च दिया, तो उस बेस पे वो नेक्स्ट टाइम जो आएगा तो बिना पिए आएगा, बैठेगा, उसे प्यार से खिलाएंगे, हम ऐसा नहीं करते, लेकिन उसे थोड़ा सबक सिखाना जरूरी है। तेरे पास पैसे शराब पीने के हैं तो खाने के पैसे क्यों नहीं है? हमने जरूरतमंद को खिलाना है, जो इसका मतलब जरूरतमंद नहीं है। सही। ऐसे केसेस आते हैं सब, ऐसे दारू वाले आते हैं और कम हो गए काफ़ी। शुरू में भगाया मैंने, उसे पकड़ के हाथ उसका सड़क पार करा देते हैं, ठीक है जाओ। तो सर दिल नहीं दुखता यार, चलो यार खाना के लिए मना दुखता तो है, लेकिन देखो एक थाली में क्या जा रहा है यार। नहीं दुखता है, लेकिन सुधार भी जरूरी है। एक सुधार नहीं करेंगे तो कल को दो और पीने वाले आएंगे, आते रहेंगे, तो उनको सुधार करना काफ़ी सुधार है। इस टाइम वहाँ पे मेरे ख्याल पीने वाले बहुत कम हो गए, एक आधा आता है, नहीं भी आते, उन्हें पता है मिलेगा नहीं, भगा देगा बंदा, ये गंदा बंदा है, उठा के सड़क पार कराएगा। और मैं नहीं परवाह करता, मैं पैकिंग के मामले में बहुत सख्त हूँ, कोई थैली नहीं, कोई पैकिंग नहीं, कोई पैकिंग नहीं। सर कोई जानकार आ गया आपका? शुरू में हुई पैकिंग, लेकिन बाद में उन्हें पता लगे पैकिंग यहाँ नहीं होगी। नहीं, कोई खास दोस्त आ गया गुलाटी से, भाई यार गुलाटी यार गुलाटी भाई, एक दो आ जाते हैं। अच्छा, फिर क्या जब उसमें दे देते हम थोड़ा बहुत, जैसे वो कहीं बैठे हैं, कहीं नई मजबूरी है, नहीं बन पाया तो नहीं, कोई आपका खास बंधु आपके साथ के लोग, सपोज वैसे नहीं करा, जरूरत नहीं करा। देखिए ऐसा होता है, कोई एज ए गेस्ट आ गया, मेरे पास मिलने आ गया, तो उन्हें एज ए प्रसाद खा जाते हैं, वो मना नहीं करते हम। और चाहिए तो एक आधा प्लेट ले भी जाए तो कोई बात नहीं है, इतना नहीं है, लेकिन वो थैली भर के जो ले जाना, कि वो होता क्या है, जितने भंडारे होते हैं ना, एक फैक्ट है कि वो क्या करते हैं, थैली या बर्तन भर के ले जाएंगे, खाएंगे ना तो है नहीं, सवेरे खाएं शाम को, इतना बाद में बाहर फेंकेंगे, तो फेंकते हैं, खा नहीं पाते वो, लेकिन लालच होता है, जहाँ उनकी इच्छा होती है ले जाएं, उस टाइम थैली भरवा के ले जाते हैं। लेकिन बाद में अगले दिन पता है इसको नहीं पड़ा, उसको नहीं पड़ा, खाया 3 दिन थोड़ा खाया जाएगा, खाना कितनी खुराक होती है, लेकिन वो ले जाएंगे इतनी बड़ी थैली भर के, डेट्स रहो। उस चीज़ को हमने कंट्रोल किया है और करते रहेंगे मेरे ख्याल से। गुलाटी साहब, आपसे बात करते करते मजा आ रहा है मेरे को, मतलब मुझे लग रहा है कि जिंदा दिल इंसान हो सर आप, मतलब एक नंबर आदमी हो आप, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्योंकि सर देखो, सिंपल से बताता हूँ, मैं टेक्निकली बताता हूँ, मैं एकदम बिल्कुल लॉजिक के साथ में, यार अपने इतने टंटे हैं लाइफ में, इतनी समस्याएं, बच्चे, घर परिवार, काम धंधा, रिश्तेदार, अड़ोसी पड़ोसी, गाड़ी गधा, इतनी समस्याएं, आदमी को टाइम ही नहीं है कि सामने वाले के बंदे को देख रहा है, गरीब आदमी है यार, इसके बच्चे हैं, ये पाल नहीं पा रहा, उसके मन में तो है, मैं ऐसा नहीं कर रहा ये मन में नहीं है, मन में है उसके, मगर वो अपनी नहीं सुलट पा रहा, उसकी तो बाद में सुलटेगा। चलते फिरते अगर उसको 50 रुपये उसको दे दिए, निपटा दी, तो एक अलग बात है, मगर उसको नियम से करना, रेगुलर करना, जो आप ये कर रहे हो, सबसे पहली बात, जो मैं उसकी नींव की तारीफ करूंगा आपकी, जो आपका वो शुरुआती दौर था, जब आपने ये सोचा कि मैं ये इंप्लीमेंट करूं चीजें, मैं ऐसा करूं, उस समय या उस टाइम की सबसे पहली बात तो दात है सर, कि आपने ये चीजें सोची। देखो जी, करवाने वाला ईश्वर है, वहीं से आदेश आता है मुझे, मेरे जितने भी काम है मुझे आदेश, कोई ना कोई शक्ति, एक ताकत है जो मुझे आदेश देती है ऐसा करो, वो दिमाग में आता है और अगले दिन मैं उसे शुरुआत कर देता हूँ और लोग जुड़ जाते हैं मेरे साथ, ऊपर वाला ही साथ देता है, चला देता है। देखो, मैं आपको एक बात बोल देता हूँ, मतलब मेरे को अंदर से आ रही है, गुलाटी साहब, मैं थोड़ा सा कैमरे से बात करूँगा कुछ समय के लिए। देखो, बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर हैं, जिनके बहुत सारे इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, आजकल तो दुनिया भर के सोशल मीडिया है, उनके बहुत सारे जो है फॉलोअर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं उनके, लोग उनको फॉलो करते हैं, जैसे भी करते। गुलाटी साहब एक आम आदमी है, शायद मेरे ख्याल से आप जो कैमरे के उस पार हमको देख रहे हो दोनों को, आप जैसे ही आदमी है, ये मेरे जैसे ही आदमी, ये कोई अलग से उतरे नहीं है, या पैदाइशी कोई किसी रईस बाप की वो नहीं है, जो भी है खुद से हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ऐसे जिंदा दिल आदमी, ऐसे मतलब इतनी अच्छी पॉजिटिव सकारात्मक सोच के आदमी आज के समय में होना बहुत बड़ी बात है। कि सुनने में आपको लग रहा होगा या मेरे को बोलने में लग रहा है कि जनता रसोई चला रही जी, जनता रसोई, मैं कह रहा हूँ, अगर कोई एक दिन एक पड़ोसी को खाना खिला देगा तो वो 10 दिन तक, 10 महीने तक याद रखेगा कि मैंने इसको खाना खिलाया था एक बारी। मतलब छोटा सा एक ट्रेलर है जो हम जनता रसोई की बात कर रहे हैं। अब हम 1 to 1 गुलाटी साहब से बात करेंगे इसकी आगे की कहानी। गुलाटी साहब, सबसे पहले तो आप मुझे बताओ कि एज क्या है अपनी अभी? मेरी एज इस 15 दिसंबर को 68 हो जाएगी। 15 दिसंबर को 68 साल हो जाऊंगा ऊपर वाले की। 68 साल के 68 ईयर के नौजवान आदमी गुलाटी साहब, बहुत बढ़िया। तो गुलाटी साहब, थोड़ा सा फैमिली का बताइए सबसे पहले तो मुझे। ऐसा है कि मेरी फैमिली में एक बेटा है, एक बिटिया है, दोनों मैरिड हैं। मेरा बेटा सीए है, उसकी वाइफ भी सीए है, बिटिया बिजनेस फैमिली में मैरिड है, तो दोनों अच्छे वेल सेटल्ड है। वाइफ मेरी 2007 में एक्सपायर हो गई थी कैंसर से, ब्लड कैंसर से। तो
दौर वो भी देखा मैंने। बच्चे 12वीं और 10वीं में थे, उनको ही पढ़ाया, आज अच्छे वेल सेटल्ड हो गए हैं वो। तो वो टाइम भी देखा मैंने। लेकिन अकेलापन जो है, मैं देखता हूँ कि अकेलापन निकालना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन ये सब चीज़ों में मुझे ऊपर वाले ने ऐसे ऐसे काम दे दिए, ऐसे ऐसे आदेश दिए और ऐसे काम में से करवाए हैं, ऊपर वाले ने करवा रहे हैं। तो मुझे लगता है मैं अकेला नहीं हूँ, मेरा सारा सारा जहान मेरा है। जिस जिस काम में लगा हूँ मेरे साथ सब जुड़े हैं और हम वो काम कर रहे हैं। तो उससे मेरा टाइम भी पास हो जाता है, मेरा दिमाग भी भटकता नहीं है। तो मेन मेरा मोटो वो भी है कि साथ साथ मेरा टाइम पास हो जाए। तो उस बेस पे मैं काम करता हूँ हर चीज़ को लेके। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। मिसिस को कितना समय होता है आपने गए हुए? मिसेज को आज 18 साल, 2007 में गई थी, 18 साल हो गए। ओहो, कैंसर की शिकायत थी इनको? कैंसर क्या, कुछ भी नहीं था, बिल्कुल लास्ट स्टेज में हाथ आया है। अच्छा। तो बैठे बैठे प्याज और काटे थे, सवेरे मॉर्निंग में जो नाश्ते के लिए जाना, ऑफिस जाता था मैं, तो बैठे बैठे ऐसे हुई है एक दिन। तो नींद पूरी नहीं हुई, ऐसा नहीं, 2-3 दिन लगातार ऐसा हुआ। तो मैंने डॉक्टर से चेकअप कराया, ब्लड कैसा, तो मैं उसे ब्लड टेस्ट करा के घर छोड़ गया, ऑफिस गया। तो डॉक्टर का मुझे फ़ोन आता है, कहाँ पे, मैंने ऑफिस गया, तुरंत वापस उसे एडमिट कराओ। तो उसमें ब्लड तो बिल्कुल नहीं है, बोन मैरो डिफेक्टेड लग रहा है मुझे। तो बोन मैरो कैंसर था जिसमें ब्लड बनना बंद हो जाता है। ओहो। और उसे एडमिट कराया, डॉक्टर ने जवाब दे दिया पहले दिन ही कि 2-4 दिन की मेहमान है। लेकिन उसका विल पावर इतनी स्ट्रांग थी तो वो 6 महीने जी गई। रोज़ डॉक्टर आके देखता था, कहता था आज नहीं बचेगी। गंगाराम भी गए, लास्ट राजीव गांधी कैंसर हॉस्पिटल में रहे, एम्स भी गए। तो डॉक्टर की यही होती थी, टीम आती थी कि आज रात की मेहमान है। तो फिर भी उसने 6 महीने निकाले। बोन मैरो ट्रांसप्लांट भी कराया। हाँ, बोन मैरो ट्रांसप्लांट हुआ था, लेकिन वो नहीं बचा। ये सर सुना महंगा होता है काफ़ी? हाँ, काफ़ी महंगा। मुझे थोड़ी हेल्प मिली ऑफिस से मेरे। अच्छा। क्योंकि मैं गवर्नमेंट ऑफिस में, तो नेचुरली थोड़ी फैसिलिटी मिल जाती है। अच्छा। तो काफ़ी हद तक फैसिलिटी को सारा तो रिफंड नहीं करते, वो रिम्बर्स नहीं करते, लेकिन फिर भी मेजर पार्ट मुझे वहाँ से मिला। तो मैं सरवाइव कर गया। तो अदरवाइज तो मुझे मकान भी बेचना पड़ सकता था। बच्चों को पढ़ाया लिखाया, तो ऊपर वाले की दया से मैं उस चीज़ को, तो मुझे हेल्प मिली। तो सर सोल्यूशन नहीं निकला उसका, जैसे आपने बताया कि बोन मैरो आपने जब? नहीं, वो असल में बोन मैरो आपका तो कुछ अलग हो गया था। उस पहले टाइम पे वो रिएक्ट करता था वो। अच्छा। तो वो नहीं संभाल पाई, रिएक्शन जो हुआ वो नहीं संभाल पाई। उनने फिर थोड़ा जो भी लापरवाही भी रही, एक दो जो मेन डॉक्टर थे बोन मैरो के, वो बाहर चले गए किसी वजह से, और दूसरे डॉक्टर नहीं संभाल पाए। तो सर बड़ी तकलीफ हुई होगी वाइफ जाने के बाद? देखो, तकलीफ तो है, एक लाइफ पार्टनर, एक अच्छा लाइफ पार्टनर जिसके साथ कभी लड़ाई ना हो, कभी ऐसी बात ना हुई हो, बहुत ट्यूनिंग अच्छी हो, वो चला जाए तो दुख तो होता है। लेकिन ऊपर वाले की जो विधि विधान है वो तो मानना पड़ेगा हमें। भगवान में बिलीव करते हो? हाँ जी। तो भगवान में बिलीव करते हो आप? हाँ बिल्कुल करता, पहले नहीं करता। किसी टाइम में बहुत बड़ा नास्तिक था मैं। अच्छा। मैं नहीं माना करता, अपना बचपन लाइफ में मैं नहीं माना करता था। अच्छा। लेकिन आज मैं बिल्कुल इसी में बिलीव करता हूँ, कोई ना कोई ऐसी पावर है जो हमें चला रही है। तो कई चीज़ें हैं उसके, मैं प्रमाण में, हर किसी की लाइनें, आधार कार्ड है, हर किसी की लाइनें अलग है, अलग अलग है। इतने करोड़ों अरबों लोग हैं, उनकी ये लाइनें अलग अलग हैं। कोई ना कोई तो संभाल रहा है इसको, कोई ना कोई पावर है जो संभालती। तो हमारी लाइन क्यों नहीं मिलती है? हर कोई वहाँ उंगली लगाते हैं, ये बैंक में जाके, तो वो सबके वो कैसे कल को कॉपी क्यों नहीं होता? तो कोई ना कोई तो एक पावर है। तो यही एक लॉजिक है भगवान को मानने का? नहीं, कई लॉजिक हैं वो। बताओ, थोड़ा सा बयां करो शब्दों में। भाई लॉजिक ये है कि कुछ ना कुछ तो ताकत है, भगवान के रूप में कोई ना कोई ताकत है जो हर चीज़ चला रही है। सूरज आता है, चंद्रमा आता है, बाढ़ आती है, और उसमें बच भी जाते हैं लोग, कुछ बह जाते हैं, और कहीं ऐसा होता है जो नहीं बचना होता वही बच जाता है। कोई ना कोई कुदरत है जो भगवान नाम की, भगवान है, कुदरत है जो संभाल रही है इन चीज़ों में। कई एग्जाम्पल हो सकते हैं इन चीज़ों, कोई ऐसा नहीं है कि इसके एग्जाम्पल कम हो, हर चीज़ में एग्जाम्पल है इस चीज़ का। पहले गुलाटी साहब जो है नास्तिक क्यों थे? बस शुरू में मेरा जो पारिवारिक वो था, देखो बहुत बड़ा परिवार था, थोड़ा फाइनेंशियली भी थोड़ा हमने डिफिकल्ट दिन काटे हैं। अच्छा। तो उस टाइम मैं देखता था कि ये भगवान नाम की चीज़ नहीं है तो ऐसा नहीं होता। अच्छा। तो उस टाइम थोड़ा रहा कुछ साल तक, जो स्टूडेंट लाइफ थी मेरी। अच्छा। उसके बाद जैसे जैसे होश संभाला, मैं कॉलेज में गया, उसके बाद मैंने पार्ट टाइम काम किया। उसके बाद जब पैसा आने लगा तो मेहनत मेरी चमकी, तो लगा कोई ना कोई तो दे रहा है। आपके फादर साहब क्या करते थे? मेरे फादर गवर्नमेंट ऑफिस में थे, डिफेंस में। अच्छा। वो रिटायर 79 में हो गए थे। अच्छा। तो तब मेरी एज मेरे ख्याल से मैं
11वीं तब हायर सेकेंडरी हुआ करती, 12th नहीं होती थी। तो मेरे ख्याल से मैं उस टाइम 11वीं में रहा हूँ। आपने सर कितनी पढ़ाई की आपने? मैंने ग्रेजुएशन की है। ग्रेजुएशन कर रखी है। बीकॉम? नहीं, मैंने बीए पास बीए करी है। इकोनॉमिक्स और मेरा पॉलिटिकल साइंस है। अच्छा, उसके बाद बताइए सर, कुछ जॉब आपका कैसे सिलसिला रहा? उसके बाद मेरी जॉब लग गई, गवर्नमेंट एग्जाम दिए, पास हो अच्छा, गया मैं। फर्स्ट टाइम में ही, पहली बार में ही? हाँ, असल में उस टाइम प्राइवेट नौकरी करता था। हाँ। तो पता लगा वैकेंसीज हैं, एग्जाम हुआ, पास हो गए। किस में लगे आप? मैं मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट में, ईएसआई में। ईएसआई में? हाँ। वाह। वहाँ नौकरी लग गई थी। अच्छा। तो अपना ठीक है। और जो गवर्नमेंट नौकरी लगी तो बादशाह होता है वो, वाह। रिटायरमेंट के बाद भी और पहले भी। रिटायरमेंट में पेंशन तो मिलनी है गवर्नमेंट नौकरी में। और सबसे अच्छी किस्मत वाला गवर्नमेंट सर्वेंट होता है। अच्छा। कि जाते जाते बुढ़ापे तक उसे पेंशन मिलती है, सारा खर्चा मिल जाता है, मेडिकल फैसिलिटी मिल जाती है, और क्या चाहिए। तो बहुत जो गवर्नमेंट नौकरी में, मैं कहता हूँ बहुत किस्मत वाले हैं, उन्होंने वो अच्छे कर्म किए होंगे जो गवर्नमेंट नौकरी। आजकल प्राइवेट में बुरा हाल है, बिल्कुल। चाहे जितने मर्जी एजुकेट सीए हो जाए, जितने भी क्वालिफिकेशन ऐड कर जाए, लेकिन वो उनकी बुरी हालत है। बिल्कुल सही बात है। तो वो चीज़ गवर्नमेंट ऑफिस में तो खैर। सर, कल की सरकारी नौकरी और आज की सरकारी नौकरी में कोई फ़र्क है? हाँ, फ़र्क है। थोड़ा सा बताओ। फ़र्क ये है कि पहले जो नौकरी हुआ करती थी ना, उसमें लोग काम किया करते थे। मतलब मैं दोष नहीं दे रहा, सिस्टम को दोष दे रहा हूँ। तो आज जो है, एक तो उतनी फैसिलिटी नहीं है, एक दूसरा क्या है, उनको इतना काम जो है ना मनमाने ढंग से होते हैं, और कुछ हमारा सिस्टम जिम्मेवार है। करप्शन बहुत ज़्यादा है। पहले नहीं था, लेकिन इतना नहीं था जितना आज मैं देख रहा हूँ। आज हर लेवल पर करप्शन बहुत जोर मार रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई ऊपर से दबाव नहीं है। तो फ़र्क है इस चीज़ में। और सर, ये चीज़ आपको लगता है कि जो पहले की सरकारी नौकरी होती थी बहुत स्मूथ चलती थी, और आज की सरकारी नौकरी रिस्की है? लाइक एक छोटा सा एग्जांपल देके मैं बोलता हूँ। जैसे पहले क्या होता था, सरकारी नौकरी से लोग डरते थे। आप इसको अन्यथा मत लेना। नहीं। जैसे मैं आपके ऑफिस गया, आप सरकारी अफसर बैठे हो, तो मैं आपसे डर डर के करता था। आज पब्लिक चौड़े होके बोलती है, और एक्चुअली बनता भी है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिल्कुल। कि जो आप सरकारी अफसर हो, आप हमारे नौकर हो, आप हमारे लिए काम कर रहे हो। तो पहले की अपेक्षा और आज की अपेक्षा में ये हुआ नहीं? हाँ, आपने जरा सा भी सपोज घूस की बात करिए, अगर मैं आपको वीडियो बना के ऑडियो रिकॉर्ड करके तुरंत फंसवा दूंगा, और होता भी है। तो आज की टाइम पे शायद ज्यादा रिस्की है सरकारी नौकरी, क्या कहते हो आप? रिस्की नहीं है, अगर सही बंदा है उसके लिए रिस्की नहीं है। आज एजुकेशन है। पहले लोग एजुकेटेड नहीं होते थे, उन्हें पता नहीं होता था, वो हाथ जोड़ते थे, पैर तक छू लेते थे कि काम कराना है, और वो बाऊ जो होता था ऑफिसर, अपने आप को शहंशाह समझता था। राइट। आज वो चीज़ नहीं है। आज एजुकेटेड जो बंदा ऑफिस जा रहा है, एजुकेटेड है, उसे अपने मौलिक अधिकार पता है, फंडामेंटल राइट्स पता है, तो इसलिए वो झुकता नहीं है वहाँ। तो ये फ़र्क तो है, जैसे जैसे एजुकेशन आ रही है, फ़र्क है। सर, ईएसआई अच्छा मतलब तबका है, अच्छा मतलब जॉब है, अच्छा काम धंधा है। घूस भी ली होगी कुछ आपने? अगर सही पूछो, हाँ। बहुत खुले में बोल रहा हूँ। हाँ। मैं सामाजिक सुरक्षा अधिकारी लास्ट में रिटायर हुआ हूँ। अच्छा। लीगल में था। मैंने एक पैसा रिश्वत नहीं ली है, किसी से भी नहीं ली, और लेने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ऊपर वाले ने मुझे ऐसे करना सिखाया नहीं था, बहुत बढ़िया। और शुरू से ऐसे रहा हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और सच माने लोग माने या नहीं, ना माने, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। लोग ना माने, मैंने रिश्वत खाई नहीं, और उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मैं लेकिन मेरा अंदर मेरा जो वो है वो जानता है कि मैंने एक पैसा नहीं लिया। इसका मैं थोड़ा सा मैं बयां कर देता हूँ। ऐसा हमने पाया है या देखते भी है कि जो लोग गंदी कमाई करते हैं, यूँ कहिए कि दो नंबर तरीके से पैसे कमाते हैं, वो दिख जाता है। लाइक उनके घर परिवार बच्चे दिख जाता है, पता लग जाता है। और आप एकदम निश्चिंत आदमी हो, मस्त मोला आदमी हो, आपने बता दिया। बच्चे मेरे आज अच्छी जगह पहुंच गए, सब कुछ फैमिली अच्छी हुई, बाकी जो कर्म है हमारे वो भी निकल के आते हैं। सर, यहीं से पता लग जाता है। मेरे लाइफ पार्टनर ने ना तो पिछले कर्म थे मेरे, तो वो ऐसा नहीं कि मेरे उस वजह से हुए। तो नहीं, मैं तो बच्चों की कह रहा हूँ, आपके बच्चे वेल सेटल है। सबसे बड़ा एग्जांपल यही है कि इसका मतलब आपने उनको मेहनत की कमाई से पढ़ाया लिखाया, हमने ऐसा नहीं किया। बहुत बढ़िया। बाकी लोग ना माने उसमें कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, ना मानने वाली बात नहीं। हमें हमारा अंदर आत्मा ये क्या कहती है वो हमें पता है, भगवान को पता है। चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो सर, जो आपके जो बेटे हैं वो सीए हैं, चार्टेड है, उनकी वाइफ मिसिस भी चार्टेड है। क्या उम्र है उन बेटे की आपकी? 1992 का बर्थ है। 92। हाँ, 34 साल, आई थिंक 34 साल। 34 के आसपास। और बेटी आपकी? मेरी बिटिया 88 बोर्न है। अच्छा। हाँ। तो वेल मतलब ओके रिपोर्ट दोनों जो भगवान की बहुत कृपा है। इंडिया में ही है? हाँ, एक बेटा मेरा गुड़गांव में शिफ्ट हुआ है अभी, क्यों ऑफिस उसका गुड़गांव में है। अच्छा। उसकी वाइफ का भी ऑफिस, तो आने जाने में 2-2.5 घंटे लगते हैं, और ये खुद ड्राइव करते थे कार। तो मैंने कहा भाई वही ले लो, अच्छा है। तो उन्होंने वहाँ हो गए। बिटिया मेरी रोनी में है। दिल्ली में ही है। रोनी में। तो सर,
जैसे आपके बेटे गुड़गांव में शिफ्ट हो गए, तो आप उनके साथ क्यों नहीं गए? देखो ऐसा है कि मेरा बचपन ही यहीं दिल्ली में बीता है और मेरे जो काम करने का तरीका, जो मेरी लाइफ है वो वहाँ मैं एंजॉय नहीं कर सकता हूँ। जो मैं सोशल लाइफ है वो एंजॉय नहीं कर सकता हूँ। दूसरा क्या है, एक बहुत जैसे बच्चे दोनों सर्विस में हैं, अब दोनों सर्विस में चले जाएंगे अकेला मैं फिर क्या करूँगा, बोर होऊंगा। मतलब ये एक हर एक घर घर की कहानी है कि भाई बच्चे तो चले गए, टाइम उनके पास है नहीं, वो लेट भी आएंगे। देखो प्राइवेट नौकरी है, कब छुट्टी होगी, सारा काम खत्म करके आना है, तो वो चीज़ चलती है। मैं अकेला सवेरे शाम तक वहाँ बोर होऊंगा। यहाँ मैं खाली बैठ ही नहीं सकता सारा दिन, मेरा पता नहीं सवेरे कब हुई शाम कब हुई मुझे नहीं पता। दिन ऐसे डल जाता है जैसे चुटकियों में, जो अपने आप को इतना मैंने बिजी कर रखा है हर चीज़ में, तो मुझे पता ही नहीं लगता कम महीने बीते, साल बीते, नया साल आ गया। जो मेरा अपना करने का काम जो मैंने अपने आप को सिस्टम में डाल रखा है। थोड़ा सर मुझे बताइए, आपने जैसे भी बताया फैमिली के बारे में बात हो गई, हमने जनता रसोई की शुरू में बात कर ली। सर मुझे वो बताओ, वो जो आप लोगों को, या यूं कहो कि अपनी तरह जो आपके हम उम्र लोग हैं, आप उनको जो घुमाते हो, फिराते हो, मस्ती करवाते हो। जैसे अभी आपका मैंने कश्मीर टूर देखा था आपका, जिसमें समीर जी हैं वो भी उसमें गए थे। वो थोड़ा सा मुझे समझाओ, वो किस तरीके की, जो आपका वो सीन क्या है, किस तरीके से मैनेज करते हो और वहाँ होता क्या क्या है? ऐसा था कि अभी 2-3 साल पहले मैं परेशान था कि अकेला हूँ, मैं जाना चाहता हूँ कहीं घूमने, दिल तो है, बहुत दिनों बाद दिल्ली में बैठे, कहीं जाने का मूड नहीं बन रहा। मैंने पूछा इनसे, भाई साहब जब चले कहीं, नहीं यार मैं नहीं जा पाऊँगा। उससे पूछा, नहीं जा पाऊँगा, किसी की पैसों की प्रॉब्लम है, किसी के टाइम की प्रॉब्लम है। तो मैंने ये बैठे बैठे सोचा कि मेरे जैसे ऐसे कई लोग होंगे जो जाना चाहते हैं लेकिन अफोर्ड भी कर पाएंगे, लेकिन जाएं किसके साथ, सेफ नहीं है ना। अकेला मैं चल दूं, आज मैं बेंगलोर चला जाऊं, या मैं आज बनारस चला जाऊं, तो मैं सेफ नहीं हूँ अकेला। सामान भी ले जाऊं कहीं ना कहीं, बिल्कुल। आज ठगी इतनी है, कहीं भी ठगा जाऊंगा। तो मैंने कहा वो ऐसे लोग मेरे जैसे बहुत होंगे। तो मैंने बैठे बैठे प्रोग्राम बनाया कि एक ऐसा देखता हूँ कि कुछ चीज़ बन पाए। तो मुझे कश्मीर का थोड़ा आइडिया आया नज़दीक का, तो मैंने कश्मीर नज़दीक है, थोड़ा कम बजट में बन सकता, तो वहाँ मैंने बातचीत करी। तो उस हिसाब से मैंने सारा कैलकुलेशन करी कि भाई बहुत ही कम बजट में बन रहा है, पर बंदे के हिसाब से अपने हिसाब लगाया, तो बहुत कम कैलकुलेशन में मेरी बात बनी। देखो जो टूर ऑपरेटर हैं वो मार्जिन बड़ा रखते हैं, हमने वो चीज़ नहीं सोची, मार्जिन रखूंगा। अच्छा, क्यों, मुझे टैक्सेशन भी करना है, मुझे खर्चे दूसरे भी निकालने हैं। कोई इमरजेंसी, आज मैं वहाँ को कोई इमरजेंसी खर्चा आ जाए, कहाँ से मीटअप करूँगा, तो थोड़ा मार्जिन रख के चलते हैं। वो रखा मैंने बहुत कम ही पैसे में, 13,000 रुपये में 3 स्टार होटल, गुलमर्ग, पहलगांव, श्रीनगर और सोनमर्ग, ये सारा हमने घुमाया 13,000 में, और 3 स्टार होटल दिया। और उसके अंदर 10, ये हमारा वहाँ का पैकेज था, 10,000 रुपये बाई एयर के थे, 5 हज़ार आने 5 जाने। 23,000 में आज तक कोई पैकेज नहीं ले जा सका वहाँ, ना ले जा पाएगा, नहीं हो सकता। 23,000 रुपये पर हेड के आपने जो खर्चा लगाया। अच्छा, एक साइड बाई एयर, दोनों साइड बाई एयर। अच्छा, और 6 दिन रहना खाना वहाँ पे। वाह, तो बहुत, हालांकि हमें लॉस हुआ, अच्छा, लेकिन उस लॉस को बाद में थोड़ा सा लॉस हुआ, ज़्यादा नहीं हुआ, हम उसमें मीटअप कर गए। वो आपने अपनी पॉकेट से दिया? नेचुरल, जब मैं ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ तो देना पड़ेगा। वहाँ कश्मीर में एक पार्टनर था सोहेल मेरा, अच्छा, तो उसने वहाँ का संभाला, इधर का मैंने संभाला। तो मैंने उसे कहा तू वहाँ संभाल, तो सारा उसने देख रेख करी, होटल बुक कराना सारा, तो हमने मिलके ही काम किया। वो अभी भी है, अभी भी हम ले जाएंगे पैकेज सस्ता भी, लेकिन थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा रेट, क्योंकि लॉस काफ़ी हुआ उसमें। तो ये कश्मीर का आपका पहला टूर था? हाँ, पहला था। सीनियर सिटीजन के लिए गाड़ी। अच्छा, बढ़िया रहा, अच्छा रहा, बहुत बढ़िया रहा। बहुत इसका फीडबैक आप मेरा यूट्यूब पे देख सकते हैं। अच्छा, हमने फीडबैक दिया, उसका अच्छा दिया, तो बहुत बढ़िया टूर रहा। तो उसके अंदर हमने रहना खाना कोई कसर नहीं छोड़ी, जो जिसकी इच्छा थी वो खाए, और हर जगह घुमाया। 2 बसें कर रखी थी डेली, एक दिन सोनमर्ग, एक दिन पहलगांव। उस हम खीर भवानी मंदिर गए, और 63 लोगों ने खीर भवानी मंदिर में, 63 लोग। हाँ जी, सीनियर। एक मिनट सर, 63 लोगों को आप वन टाइम में एक बार में सबको साथ लेके गए? या ये मैनेजमेंट कैसे किया? 63 हम फ्लाइट के अंदर थे, तो 63 लोग हमारे थे उस फ्लाइट में। और हमने देखिए, कोई भी जो टूर ऑपरेटर है वो माता खीर भवानी मंदिर नहीं ले जाते, सोनमर्ग गुलमर्ग वहाँ घुमाए थे। हमने पहले दिन ही खीर भवानी माता मंदिर ले गए, वहाँ पे सबने हनुमान चालीसा पढ़ी, 2-3 भजन गाए। और ऐसा पहली बार हुआ है कि 63 लोगों ने वहाँ इस तरह का क्लब किया। वहाँ पुजारी जी भी कह रहे थे बहुत बढ़िया हो गए यहाँ, लेकिन वहाँ ऐसा नहीं, इकट्ठे होकर कोई जाते नहीं इतने। लेकिन मुझे भी नहीं पता ऊपर वाले कहाँ से इतनी भीड़ आ गई मेरे पर, भीड़ वर्ड यूज़ करा, मुझे नहीं पता 10 लोग इकट्ठे हो जाएंगे। इसमें 80 साल के, 79, 78, मतलब 60 साल से अबव थे, 2-4 ही मेरे ख्याल यंग एज के। 80 साल के लोगों को मैं देख के मेरा घबराहट भी थी अंदर से, कि कैसे संभाल पाऊंगा, मेडिकली कोई प्रॉब्लम हो गई। फिर हमें लॉस क्यों हुआ, जो हमने पैकेज बनाया था
वो हमने कई चीज़ें नहीं सोची थी जो बाद में मुझे ऐड करनी पड़ी। जब मैंने देखा कि इसमें 80 साल के भी आगे सब आ गए और जुड़ते चले जा रहे हैं, मतलब मैं रोक नहीं पा रहा। एक आया जी, मेरे फ्रेंड हो रहे हैं, एक मेरे भाई हो रहे हैं, वो देखा तो 80 साल 79 साल। मैंने कहा भाई इनको संभालूंगा कैसे? खुदा ना तो कोई बात होगी तो बड़ा मुश्किल हो जाएगी, लेकिन ऊपर वाले का साथ था, उसके आदेश से ही ले जा रहा था मैं। जो वहाँ पे इस तरह के लोग इकट्ठे हुए तो बाद में मैंने देखा कि भाई कहीं खाने की प्रॉब्लम ना हो। कैटरिंग वाला यहाँ से स्पेशल लेके गया मैं। अच्छा। मसाले दिल्ली के लेके गया। अच्छा। और सब्जी वगैरह वहाँ मिल जाती हैं यहाँ से। कुछ जो मेन चीज़ें थी यहाँ दिल्ली से ले गया, बाकी सब्जी वगैरह डेली वहाँ से ताज़ी आती थी। कैटरिंग वाला अपना वो खर्चा बढ़ा हमारा, अदरवाइज होटल से खाते तो पहले हमने कैलकुलेट किया हुआ था। तो ऐसे ही फिर मैंने देखा कि सारे बुजुर्ग हैं, इनको मोहम्मद रफ़ी के गाने और किशोर का गाना सुनाए, तो मुझे सोनू निगम जी, संदीप जी याद आए। मैं संदीप जी चलोगे? कह रहे हाँ चलूँगा। इनको भी ले गया। तो डेली डाइनिंग हॉल में इनका, सोनू निगम जी का, जूनियर सोनू निगम का प्रोग्राम होता था और सब बहुत इन्जॉय करते। 3-4 घंटे खाना भी खाते थे डाइनिंग हॉल में, इनके गाने भी सुनते और मज़ा बांध दिया इन्होंने। इनकी जितनी तारीफ़ करूँ मैं कम है। इन्होंने इतना मज़ा बांध दिया, पूरा हिट कर दिया प्रोग्राम कि अदरवाइज वो है कि थक के आए, खाना खाया, सो गए। लेकिन वो खाने के टाइम पे डाइनिंग हॉल में खा भी रहे हैं, इन्जॉय, नाच रहे हैं। आप अगर वीडियो देखिए, आप देखिए, हाँ, उसमें 80 साल लोग उठ के नाच रहे हैं, ऐसे ठुमके लगा रहे हैं। तो वो मेरी एक देख के मेरी आज भी दिल इतना खुश होता है कि भगवान ऐसा बनाए रख सबको। और इस तरह से टूर जाते रहे हमारे, जो हम इंजॉय करते रहे। अच्छा, ये जितने बुजुर्ग लोग हैं, हस्बैंड वाइफ हैं या अकेले हैं, बच्चों के पास इनके टाइम नहीं है। देखो कोई कॉर्पोरेट में है, कोई किधर काम करता है, लैपटॉप में लगे रहते हैं, टाइम ही नहीं है। अब बच्चों को कहाँ घुमाने ले जाएं, पॉसिबल नहीं है। उसका उदाहरण मैं भी हूँ। बिल्कुल सर। तो उस चीज़ को बेस पे बनाया और वो ऐसा लगा कि बहुत बढ़िया हो गया। और वो इतने खुश थे जैसे पता नहीं कितने सालों बाद घर से बाहर निकले। तो पॉसिबल नहीं है ना उनका जाना कहीं, और स्पोर्ट नहीं है। चले भी जाएं 2 बंदे चले, स्पोर्ट कहाँ है? तो 63 बंदों की स्पोर्ट, और सब मेरे साथ ऐसे जुड़ गए, मुझे कहीं उन्होंने भी प्रॉब्लम नहीं होने। मैं तो सोच के गया था उनके बेटर के लिए, मैं हर चीज़ जोड़ता चला गया। सर हस्बैंड वाइफ भी थे? हाँ, मतलब लेडी भी थी, जेंट्स भी थे? जेंट्स भी अलग अकेले भी थे और जोड़े से भी थे। हाँ, जोड़े से भी थे, थोड़े बच्चे भी थे बीच में। थोड़ा मुझे एक चीज़ बताओ सर, क्या आपके साथ 1-2 लोग और थे जो ये सब मैनेजमेंट कर रहे थे, टीम लाइक? नहीं, साथ दिया मुझे। थे, ठीक है, साथ दिया, बनाया सारा अरेंज तो मैंने ही किया। लेकिन वहाँ सब जुड़ गए, हर चीज़ में साथ दिया उन्होंने। तो मुझे सर ये बताओ, जो 63 लोग खड़े हुए हैं, या सपोज बाई एयर के लिए तैयारी कर रहे हैं और एरोप्लेन में चढ़ना है, उनको मैनेज करना, भाई ऐसे आ जाओ, यहाँ आ जाओ, बैठो, फिर वहाँ से उतरे, फिर बस में, फिर ये रूम को सेट करवाना, ये तुम्हारा रूम, ये सब चीज़ें जब अपने, तो भड़क नहीं लगी आपको? मतलब नहीं, भड़क तो लगी थी। जब एक सोच के ही गया था ऐसा करना है, तो फिर मुझे उस चीज़ को संभालना था, मुझे उस चीज़ को तो इग्नोर करना था। मेरे को तो सोच के वो आ रही कि आपने 63 लोगों को संभाला कैसे? 63 लोगों की जो तैयारी, 2 महीने पहले तैयारी, टिकटें बुक करानी, उनका रिकॉर्ड मेंटेन करना, स्टाफ से अपना खुद रिकॉर्ड एक्सेल में मेंटेन करना, उनके फ़ोन नंबर, आधार कार्ड नंबर, सब चीज़ें मैनेज करना, सारी चीज़ मैनेज कर। 2 महीने कोई छोटा काम नहीं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। उनके हवाई टिकट बुक करानी। एक का नाम देखिए, ये एक चीज़ बीच में जोड़ूंगा। एक हमारे मित्र थे, उनका नाम AK जौहरी है, सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट है, अच्छे दोस्त है मेरे। तो उनका नाम अजय कुमार जौहरी है, लेकिन पॉपुलर नेम जो होता है ना, जैसे मेरा नाम RK गुलाटी, राकेश कुमार गुलाटी, लाइट कोई नहीं जाने, उस हिसाब से अजय कुमार जौहरी। उनका विजिटिंग कार्ड में AK जौहरी, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट है। उनका असल में एयर टिकट के लिए वो AK जौहरी लिखा गया। ठीक है, मतलब ये इतना स्कैम चल रहा है, बीच में मैं बोल रहा हूँ। मैंने एयरलाइंस का नाम नहीं ले रहा मैं, इस एयरलाइंस को बोला भी नाम AK जौहरी लिखा गया, अजय कुमार जौहरी होना चाहिए। ठीक है, वो कहते नहीं जी 24 घंटे का टाइम होता है सही कराने का टाइम। मैंने अब तो महीना पड़ा है, और जब मैं आपको उसका आधार कार्ड दे रहा हूँ, वीडियो दे रहा हूँ, AK जौहरी द पॉपुलर नेम, उनका तो आपको दिक्कत क्या है? कहीं जी नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे आपका जो है, इसको आप कैंसिल कराइए टिकट। अच्छा। कैंसिलेशन में कुछ मिलेगा नहीं। और नई टिकट बुक करें। मैंने ये कौन सी बदमाशी है भाई? मैंने तो एग्जीक्यूट कह रहा जी, मैं क्या करूँ, ऊपर से नियम ऐसा है। मैं परेशान हुआ कि देखो जी 10,000 की टिकट, उसका कुछ मिलना नहीं, 10,000 वोट देने हैं। किसी का पैसा है, उनका है, मेरा है, किसी का है, तो नुकसान है। और मेरे फतूर जागता रात को 2:30 बजे मेरी नींद खुली। मेरा दिमाग खराब हुआ। मैं कंप्यूटर अपना PC चलाया बैठ गया। मैंने अपना, मेरा NGO है, सिटीजन राइट्स NGO है। अच्छा, खुद का सर? हाँ। अच्छा, किस नाम से? सिटीजन राइट्स। वाह, उस नाम से बनाया हुआ है, काफ़ी साल हुए। उसमें नो डोनेशन, नो गवर्नमेंट फंड है, ना पैसा नहीं लेते, गवर्नमेंट से भी लेता उससे। सिर्फ उसके अंदर खर्चा मेरा इसलिए नहीं होता, मेरी उसके अंदर सिर्फ कॉरस्पॉन्डेंस चलती। अच्छा। किसी डिपार्टमेंट को खड़काना है तो वो NGO इंडिविजुअल लेटर पे कोई लिखो, कोई सुनता नहीं, तो एक NGO एक लिख रहा है तो उसकी सुनवाई होती है।
तो उस बेस पे ही बनाया था मैंने। मैं बहुत पुरानी बातें वो काफ़ी लंबी हो जाएंगी जिस बेस पे नहीं बोलो, तो मजा आ रहा है सुनने में। जिस मुझे दिल्ली जल बोर्ड का झगड़ा चला था, मेरे घर के बाहर पानी भरता था और दिल्ली जल बोर्ड कहता था जी ये हमारा काम नहीं है, आप अपने आप सफाई कराओ। सीवर पीछे सीवर बंद होता था, 50-60 घर, मेरे इधर पानी बंद निचाव था। तो ये बात है 2005 की। तो मैं बड़ा परेशान, जब सीवर साफ कराने आए 100 रुपये दूँ उस टाइम 2005 में बहुत होते हैं। ठीक है। और उसके बाद वो करे साफ कर जाए, पैसे ले जाए, प्राइवेट आते थे, वो बीच में पुलिस में फंसा जाते थे। ठीक है। 10 दिन बाद भरेगा ही भरेगा। हाँ। फिर पैसे चाहिए। हाँ। मतलब एक बहुत फैक्ट ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ मैं। हाँ। मेरे पास रिकॉर्ड है इसका, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है मेरे पास। अच्छा। बंद कर, मैं दुखी हो गया, करूँ क्या। मैंने कंप्लेंट डाली दिल्ली जल बोर्ड में, आए जी हमारा काम नहीं है, तो पर्सनल सीवर है, आप करिए। अच्छा। मैं बहुत परेशान भाई, ये कब तक चलेगा। अभी मेरे घर के आगे पानी भरा पड़ा है और गंदा पानी बह रहा है, कोई आ नहीं जा रहा, अंदर जा रहे पैर पर है, लोग भी आ जा रहे हैं, नो बॉदर नहीं करते कोई। ठीक है। बॉदर क्या है, सिस्टम ही नहीं पता उन्हें कहाँ तक जाएं। बिल्कुल। जब उसके पास गए उन्हें मना कर दिया, तो इंजीनियर वगैरह उनके जेई थे, उन्होंने मना कर दिया, हमारा काम नहीं है। मैंने देखा भी अब करा क्या जाए। उस टाइम शीला दीक्षित जी सीएम होती थी। ठीक है। उन्होंने न्यूज़ पढ़ी मैंने, शीला दीक्षित ने बयान दिया दिल्ली को मैं जापान बनाऊंगी। अच्छा। मेरे हाथ में न्यूज़ में मेरा मांस, मैंने ये जापान बनेगा। हाँ। मैंने एक लेटर उठाया और सीएम को लिख दिया, और अगले दिन वाइफ को मैंने लिया, चल होके आते हैं। लैपटॉप पे फोटो सारी ले ली। 2005 में हम पहुँच गए, पहले अपॉइंटमेंट ली, अपॉइंटमेंट मिल गई हमें। तो पहुँचे तो उन्होंने शीला जी से बात करी, कह रहे अपने वरुण कपूर थे उस टाइम उनके पीएस। अच्छा। उनको भेज दिया, उनको बुलाया, वो ले गए अपने कमरे में। उन्होंने सारी बात सुनी, मैंने पानी दिखाया, मैंने देखा जी ये मैडम तो कह रही है मैं जापान बनाऊंगी, तो ये तो जापान क्या, मैं तो कह रहा हूँ कुछ भी नहीं बन पाएगा। तो बात उनको खटकी कि भाई इतना बड़ा बयान गया जापान बनाने का और यहाँ कुछ भी नहीं हो रहा। उन्होंने उसी टाइम मेरे सामने दिल्ली जल बोर्ड को फ़ोन किया। अच्छा जी। कि इनकी प्रॉब्लम 2 दिन के अंदर हल चाहिए। और मेरे ख्याल से अक्टूबर 30 सितंबर या 29 सितंबर थी, 1 अक्टूबर 2 अक्टूबर छुट्टी थी, छुट्टी वाले दिन 10-12 लोग लगे रहे, पूरा साफ किया उन्होंने। अच्छा। और मुझे बाद में कहते साइन कर दो। हाँ। तो मैं नहीं करूँगा। हाँ। जहाँ से भेजा वो मेरे से रिपोर्ट पूछे, उनको तो साइन। मैं 1 साल से मैं परेशान हो रहा हूँ, मेरे घर पानी घुस रहा है और तुम परवाह नहीं, गंदा पानी जा रहा है, हम बीमार हो रहे हैं लोग। तो मैं इस केस में आज तक वालों का बहुत धन्यवाद कहूँगा। अच्छा। वहाँ की जो रिपोर्टर थी, नाम मुझे ध्यान आते आते रुक रहा है, उसने वहाँ पे लाइव चलाया इस चीज़ को। अच्छा, इतनी बड़ी न्यूज़ हो गई थी क्या? ये ऐसा हो गया, तो मैं हेल्थ मिनिस्टर सबको लिख दिया था कि ये प्रॉब्लम आ रही है। उसके बाद मैंने एनजीओ बनाया। मैंने कब की बात है? 2005। वाह। इंडिविजुअल लेवल पे लिखता था आर के गुलाटी, तो कोई सुनता नहीं था। मतलब इसमें थोड़ा और टाइम लूँगा, तो सुनता नहीं था कोई। तो मैंने फिर उसके केस सेटल होने के बाद एनजीओ बनाया था और लोगों की बहुत प्रॉब्लम सॉल्व की थी। अच्छा, उसमें जो लोग टाइफाइड भी हो गए इन बिटवीन लोगों को, तो मैंने वो नाम, मुझे उसका ध्यान नहीं आ रहा, बहुत कोऑपरेट किया था उसने उन लाइफ, लेकिन वो लाइव पॉलिटिकल इशू बन गया। अच्छा। पॉलिटिक्स का शिकार हो गया, वो चीज़ चल नहीं पाई। अच्छा। जिस हिसाब से वो आए थे रिपोर्ट, वहाँ पे कुछ नेता लोग आ गए, वो गिलास में पानी ले आए, गंदा बोतल भर रहा है, कहाँ से गंदगी भर रहा है कि देखो जी पानी गंदा आ रहा है। हालांकि पानी गंदा नहीं था। हमने देखो जो बेस है लड़ने का, जिस बेस पे लड़ रहे हैं, जिस बेसिक पे लड़ रहे हैं, उस पर नहीं लड़े, वो दूसरी चीज़ शुरू हो गई। तो वो हुआ तो सही, लोगों तक पहुंचा। उसके बाद क्या हुआ जी, मैं गया इधर, आपका एक डिपार्टमेंट है जो लोगों के लिए बनाया हुआ, नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा। कोई नहीं सर, क्या बताओ, तो काफ़ी पुरानी बात हो गई, अब एज भी मेरी ऐसी है, बुलक्कड़ एज हो गई। अरे नहीं सर, कह सकता हूँ मैं। तो वहाँ मैं गया, केस वहाँ डाला मैंने। तो उन्होंने वो कमीशन है कोई, ग्रीवेंस, ग्रीवेंस कमीशन है स्टार्टिंग। अच्छा। पब्लिक ग्रीवेंशन कमीशन, नाम याद है, पब्लिक ग्रीवेंस कमीशन, पब्लिक से सुनता है। ठीक है। मुझे उसका पता लगा आईटीओ, मैं वहाँ पहुँच गया, उनसे पूछा, वो कह रहे राइटिंग में दो। ठीक है। मैं राइटिंग में लेटर बनाया, फोटो दी, वहाँ हमारी सुनवाई शुरू। वहाँ प्रेसिडेंट होते हैं, मजिस्ट्रेट टाइप होते हैं, उन सुनवाई शुरू। उन्होंने दिल्ली जल बोर्ड बुलाया, एमसीडी बुलाया। अब वहाँ पे इनके अफसर, एमसीडी का मेरा काम नहीं है, दिल्ली जल बोर्ड का काम, इन्होंने लेटर उठा कर डिजास्टर मैनेजमेंट को भेज दिया। अच्छा। अब डिजास्टर मैनेजमेंट मेरे पास आ गए। मैंने ये कह रहे थे मेरा काम नहीं, बाढ़ थोड़ा आई है। मैंने कहा बताइए, डिपार्टमेंट इतना बेवकूफ़ बना रहे हैं कि बाढ़ वाले को दे दिया। मैंने पब्लिक कमीशन को लिखा, मैंने डिजास्टर मैनेजमेंट को कैसे इन्होंने लेटर लिख दिया, काम इन दोनों का है। फिर वो वहाँ से हुआ, फिर पेशी हुई हमारी। मैं लैपटॉप वाइफ और मैं गए, तो वहाँ पे उनके अफसर सीईओ को बुला रखा था। भाई अच्छा, पब्लिक ग्रीवेंस कमीशन अच्छा वर्क करता है, अब पता नहीं है या नहीं ये कमीशन। उस टाइम उन्होंने बुलाया, सीईओ तक को बुला लिया, एमसीडी के ऑफिसर बुला लिए, सब बैठे, मैं भी बैठा, वाइफ भी बैठी। तो हमसे प्रॉब्लम पूछी, मैंने कहा जी प्रॉब्लम है ये,
और ये आते हैं इनके ऑफिसर, कहते हैं जी हमारा काम नहीं है। हाँ। तो वो कहते हैं जी सीईओ को कहते हैं बताओ जी कौन सा अफसर गया था। दोनों बैठे थे, फिर वो कह रहे थे जी मैं तो वहाँ गया ही नहीं, मना करने का सवाल ही नहीं उठता। जो अच्छा। आया था मना कर वो गया मना था। कर रहा है। वो कह रहे मैं तो गया ही नहीं, सवाल नहीं उठता। अच्छा। मैंने वाइफ का उठ जा ऐसे बोला। हाँ। बैठे थे सारे, मैंने यहाँ न्याय नहीं मिला, अफसरों की चौपाल है ये। हाँ। तो वो फिर जो उनके प्रेसिडेंट मजिस्ट्रेट मुझे बिठाया, कह क्या बात है। मैंने फाइल निकाली, मैं सर 18 लेटर, उस टाइम रजिस्टर्ड एडी हुआ करता था। हाँ। आजकल तो स्पीड हाँ, रजिस्टर्ड एडी बकायदा डिपार्टमेंट साइन होकर आता साइन। था। हाँ हाँ हाँ। तो वो मेरे पास 18 फाइल में मौजूद थे, स्टैंप इनकी दिल्ली जल बोर्ड की लगी थी। मैंने उनको देखा जी मैंने 18 लेटर लिखे हैं कि मेरी ये प्रॉब्लम है, और ये कहते हैं हम आए नहीं। मैंने एसी में बैठ के कर क्या रहे हैं, मतलब नौकरी कर रहे हैं जो अपना ये घर बना रखा है इन्होंने। हाँ। वो भाजी उन्होंने सीईओ का सस्पेंड करो उन दोनों को, हाँ। मेरे सामने सस्पेंड करो। मैं नहीं चाहता जी ऐसा कुछ किसी के साथ हो, लेकिन इनको भी सोचना चाहिए ना, देखो प्रॉब्लम नहीं समझ रहे। उन दोनों की फिर ट्रांसफ़र हो गई थी दूर दूर, एक्सप्रेशन कॉल वगैरह हुई, लेकिन मेरा पर्पज़ धीरे धीरे हल होना शुरू हुआ। आगे सफाई उनकी अच्छा। ऑर्डर हो गए, फिर वो घुमाते रहे। हाँ। फिर उसके बाद मुझे सीईओ साहब का रिटर्न में मेरे पास लेटर है, उसके अंदर असल में ना ये पॉलिसी मैटर था। अच्छा। अपने हिसाब से उनका जो पॉलिसी मैटर था, वो कहते हैं जो सीढ़ियों के अंदर सीवर हैं वो तुम्हारे हैं। अच्छा। जहाँ तुम्हारा चैम्बर जुड़ रहा है। हाँ। बड़े वाले सीवर गोल ढक्कन वाले हमारे हैं। लेकिन मैंने कहा मेरे केस में 50 मीटर दूर से 150 मीटर दूर से 50 घर कवर हो रहे हैं, वो ऊंचाई वहाँ बंद हो गया, तो मेरे घर पानी अंदर घुस रहा है, तो मैं कैसे 50 का मैं ठेकेदार हूँ क्या। उस बेस पे उन्होंने मेरी बात को एग्री करा, और मुझे सीईओ साहब का लेटर आया कि आप पॉलिसी मैटर था। तो मुझे लेटर आया कि आपका एमएलए, पहले एमपी, एमएलए, काउंसलर, इन तीनों के बीच में हमारी मीटिंग हुई है दिल्ली जल बोर्ड की। अच्छा। और डिसाइड किया गया कि आपका केस हम जो है इसमें आपको दिक्कत नहीं होगी, यू आर फील फ्री टू कॉन्टैक्ट आवर पर्सन नंबर। मेरे पास लेटर है। अच्छा। उन्हें पर्सन नंबर। अब उसके बाद क्या हुआ, मेरा सीवर तो जाम होता ही था, जो प्रॉब्लम थी वो खोल जाते थे। अब वो देखा देखी लोगों को पता लगा इतना बड़ा पंगा हुआ है। अब जिसके होरों के भी जाम होते थे वो पहुंचे उधर, वो कह रहे नहीं जी उसका तो कोर्ट केस है। हाँ। बड़ी दिक्कत है। हाँ। इंडिया के अंदर कि उसका कोर्ट केस हुआ है, जीता है, तो उसको दूसरे फॉलो नहीं कर सकते। तो अगर उसका कोर्ट केस है उसका साफ करेंगे, तेरा साफ नहीं करेंगे, पंगा रहा। अच्छा। मैं फिर इसकी लड़ाई में शामिल हुआ। सबके लिए दिमाग तो बहुत तो सोशल वर्क का। फिर जैसे जैसे टाइम आया, मैंने दिल्ली जल बोर्ड को लेटर लिखा। 2000 जब कोरोना आया था 19 में, 2018-19 में मैंने लेटर लिखा दिल्ली जल बोर्ड को कि हमारा जो केशवपुरम है, यहाँ की सीवर लाइन जो है ना, आज 50 साल पुरानी हो चुकी है, वो मेरे ख्याल से आधी गारे से भर चुकी है, तो ये पाइपलाइन अंदर की चेंज होनी चाहिए। वो लेटर लिखा, वो कोरोना की वजह से दब गया। अच्छा। कोरोना के बाद फिर मैंने लेटर लिखा, तो हमारे एमएलए थे राजेश गुप्ता, उनसे मिला, उन्होंने अप्रूवल दी। वो फिर पूरे केशवपुरम की सीढ़ियों की लाइन जो है ना सबकी तोड़ के चेंज हुई है, सिर्फ इसी वजह से। लेकिन क्रेडिट आजकल नहीं मिला करता। आजकल एरिया में क्या होता है, मैंने कराया जी, मैंने कराया, ठीक है भैया तुमने कराया, मेरे पास सारा रिकॉर्ड है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। वो कहते मैंने कराया, अच्छा भैया तुमने कराया, चलता है, लाइफ है, चल रही है। क्रांतिकारी किस्म के जो है आप शख्स हो सर। क्रांतिकारी नहीं, बस फतूर है दिमाग में। वाह वाह वाह। एक बीच में हो रहा है, करूँगा बात में, सिटीजन राइट्स पे आता हूँ। एक केस था सुभद्रा कॉलोनी बस स्टैंड पे, बहुत ही बुजुर्ग, सुभद्रा कॉलोनी बस स्टैंड में, शास्त्री नगर के पास में, ठीक है, कोरोना के आजू बाजू की बात है, ठीक है। वो वहाँ बैठे होते थे, बेचारे निकाल रखा था घर से, आई थिंक सो। मुझे असल में क्या है, मेरे पास कंप्लेंट आती है लोगों की, ठीक है, मुझे कोई फ़ोन करेगा, फोटो भेजेगा, ये काम करा दो, तो मुझे उन्हें पता है करवा देगा, करवा देंगे जी, तो मैं करवा देता हूँ। चाहे लेटर लिखूँ, चाहे मैं उस पर डालूँ, नेट पे डाल दूँ, पहले वो ट्विटर होता था उस पर डालता था, टैग कर दिया, वो काम हो जाते हैं। जब हाई लेवल पे जाती है चीज़ें, हाई लेवल पे जाती हैं, क्योंकि छोटे लेवल पे नहीं जाती है। टैग होगा या कोई लेटर जाएगा तो सबसे पहले हायर ऑफिसर जाएगा, उसका पीए खोलेगा तो डायरी होगा, और दूसरे छोटे ऑफिसर की वो नहीं है, उधर रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। तो हम हायर लेवल तक चलते हैं, जिससे काम हो जाए। तो उसमें मैंने देखा मेरे पास कंप्लेंट आई, ऐसे ऐसे बुजुर्ग बैठे हैं वहाँ, और बड़े दिन बैठे हैं ऐसे भूखे प्यासे। तो मैंने एक डिपार्टमेंट है सीनियर सिटीजन का, सोशल वेलफेयर, ठीक है, डिपार्टमेंट, बिल्कुल सोशल वेलफेयर, वो सीनियर सिटीजन देखा। मैंने उसका एड्रेस खोजा, रात को दिमाग ख़राब होता है, नींद खुलती है, फिर मैंने लेटर लिखा, वो सोशल वेलफेयर जो है उसमें चला गया लेटर। उसमें मैंने लिखा ये बुजुर्ग हैं, ऐसे ऐसे है, इनके बच्चों ने निकाल रखा है। वहाँ से डीसीपी को लेटर गया उनका, और उधर आपका एसएचओ गया, और उस बुजुर्ग को उसके घर पे छोड़ के आए वो। अच्छा। वो हस्बैंड वाइफ से उन्होंने निकाल रखा था। वट एवर में भी क्या प्रॉब्लम हो सकती है, कई बार बुजुर्ग भी गलती करते हैं, हो सकता है उनको पसंद ना आते हो बुजुर्ग घर में,
तो वटेवर उसमें नहीं जाना चाहूँगा क्या मामला हो सकता है। तो उन्होंने उनको कहा कि आज के बाद ये बाबा जी बाहर नहीं नजर आना चाहिए और बाहर वो दोनों बंद कर देंगे, तुम्हारी कंप्लेंट आई हुई है। तो आज तक वो सुखी है, पीछे मैंने पता किया था वो सुखी है। तो ऐसे कई मेरे पास आते हैं केस, तो मैं कोर्सपोंडेंस कर देता हूँ, तो पैसा लगता नहीं मेरा, इसलिए नो डोनेशन नो गवर्नमेंट फंड है, मैं किसी से पैसा नहीं लेता, थोड़ा अपना मेरा मेहनत लगती है वो कर देता हूँ। मगर सर भागा दौड़ी वहाँ तक जाना आना, तेल पानी तो खर्च होता है अपना। हाँ होता है, लेकिन खुद से करते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ऊपर मजा आता है ऐसा करने में। अब थोड़ा कम कर दिया इसके हिसाब से आना जाना। अच्छा, पहले मैं पहुंच जाता था, अब थोड़ा नहीं चल ड्राइव नहीं कर पाता जैसे मैं, तो काफ़ी छोड़ दिया मैंने, मतलब भागदौड़। लेकिन भागदौड़ छोड़ना जायज़ भी है, आजकल कोर्सपोंडेंस से काफ़ी ईमेल आईडी में बहुत काम हो जाता है। तो सर खुद चलाते हो, लड़के रखे हुए हैं? नहीं, ये ईमेल आईडी वाला मैं ही चलाता हूँ, अपनी कोर्सपोंडेंस खुद ही करता हूँ। जैसे किसी को मेल करना है अपर लेवल अफसर, मैं ही बनाऊंगा लेटर, वो नहीं मेल मार्क करना, बनाना, भेजना, ये सब खुद ही मैंने सारा मैं बैठ जाता हूँ। जिस दिन दिमाग खराब होता है मेरा, अदरवाइज नहीं हो पाता ना। तो जब जैसे कोई चीज़ दिमाग में घुसी हुई है ना, 2.5-3 महीने नींद खुले कर देता हूँ काम, वो फतूर में होता है, अदरवाइज नहीं होता। अब मुझे केवल लेटर लिख दे नहीं लिख पाऊंगा मैं, क्योंकि अभी वो फितूर नहीं घुसा होगा अभी। वाह वाह वाह, वो काम हो जाता है। कोई भी कंप्लेंट मेरे पास कराई है मैंने, कई चीज़ें ऐसी जो मैंने करवाई हैं, सारी फाइलें पड़ी हैं, बहुत बढ़िया, करता रहता हूँ। गुड। एक सर मैंने सुना है, बल्कि देखा है मैंने, एक सर हनुमान चालीसा भी जो है आप करवाते हैं, थोड़ा सा उसके बारे में बयां करो, बताओ जरा कुछ। ऐसा था जब कोरोना सेकेंड वेव ख़त्म हुई उसकी, तो मैंने देखा लोग डरे हुए, भयभीत हुए, मतलब लोगों में ऐसी भावना सी आ रही है। तो मेरा विचार आया कि हम गली गली मोहल्ले जाके, देखो हनुमान चालीसा आदिकाल से मंदिरों में हो रही है, घरों में हो रही है, सब करते हैं। तो हमने उस चीज़ को सोचा मैंने, तो मैं तो गायक हूँ नहीं, आवाज़ मेरी है नहीं अच्छी, तो मैंने गायक ढूंढे। अच्छा। तो उसमें सबसे पहले जो हमारे गायक थे हेमकांत गुजराल जी, मैं तारीफ़ करूँगा उनकी, उन्होंने मेरा साथ दिया। तो हमने हनुमान चालीसा, और रवि जी थे, ये 2-3 लोग हमारे शुरुआती थे। तो हमारी RW C7 केशवपुरम RW उसने ये शुरू किया। हम गली गली पार्क में जहाँ भी जाके खड़े हो जाते थे और अपना बैनर लगाया और जोत जलाई और हनुमान चालीसा पढ़नी शुरू कर दी। लोग आते थे, लोगों में थोड़ा भय की भावना खत्म हुई और लोग जुड़ने लगे हमसे। अच्छा। और जुड़ते जुड़ते ऐसे हो गए, गायक भी काफ़ी जुड़ गए। गायक? हाँ, गायक सारे आने लगे, हम सबको अलाउ कर देते थे। तो वो गायक सारे जुड़े हमसे। तो हमने उसमें पहले तो शुरू में कहा था हमने कि भी कोई हमें चढ़ावा मत चढ़ाओ यहाँ पे, लेकिन वो मना करते हुए, हम भजन में लगे हुए हैं तो पैसे रख दे 10-20 रुपये, तो हमने उसमें अलाउ कर दिया। हमने कहा चलो इसको वार्षिक कर लिया करेंगे, तो उसमें खाना मतलब प्रसाद बनवा देंगे। वो करते करते आज हमारे में ख्याल से 3-3.5 साल हो चुके हैं। ठीक है। बाद में कुछ प्रॉब्लम भी आई, गायकों में आपसी विरोध हुआ, वो अलग हो गए। मतलब जब कोई काफ़ी फेमस हो जाता है, मैं क्लियर बोल रहा हूँ, हाँ, तो उनमें थोड़ा मैं आ जाता है, घमंड आ जाता कि बहुत जब 2-3 गायक होते हैं तो उनकी आपसी भी होती है कि ये आगे ना बढ़ जाए। मैं बहुत क्लियर शब्द बोल रहा हूँ। उस तरह के हमारी वो टीम बट गई, 1 से 2, 2 से 3। अब मुझे अच्छा लग रहा है कहते हुए, वो टीम कई हो गई हैं। केशवपुर में भजन गायक बहुत हो गए, भजन गायक थे आशीर्वाद ऊपर का, लेकिन इस तरह के जो प्रोग्राम करने वाली टीमें बहुत हो गई, तो अच्छी बात है, बढ़िया, घर घर चीज़ तो वो अच्छा रहा। वो हमने पिछली बार क्या हुआ, वार्षिक किया हमने। वार्षिक में जो खर्च हुआ, पूरा जो भी सामान बना, जो भी खर्चा हुआ, उसके बाद 84,000 बच गए हमारे पास। हमारे 2 संस्था थी, एक श्री खाटू श्याम की और एक हनुमान चालीसा, दोनों का पैसा 84,000 मेरे पास बच गया। तो वो एक पैसे का हिसाब रखता हूँ, खर्चा उसमें डालता नहीं, खर्चा अपनी तरफ से ही करता हूँ, मैं पैसा नहीं लेता हूँ, जो खर्चा होता है मेरा। अच्छा, मैंने ये कहा 84,000 बच गया, अब करोगे क्या उसका? ठीक है। तो मेरे दिमाग में आया, रात को ही नींद खुलती है, ठीक है, मेरे दिमाग में आया कि जो हमारे शहीद हुए हैं, क्यों ना उनको दिया। मैंने नेट पे खोला तो शहीदों का वो आया, वेलफेयर उनका बना हुआ है। तो मैंने उनसे फ़ोन पे बात करी, ऐसे पैसे देना चाहते हैं, उनके कर्नल साहब से बात करी। उन्होंने कहा ठीक है जी, आप वो अकाउंट नंबर देते हैं आप। मैंने उनको लेटर लिखा, ठीक है, कि ऐसे हम हनुमान चालीसा कर रहे हैं, मेरे ये गायक, सब गायक का नाम लिखा, मुझे अपना नाम नहीं करना था। मैंने ऐसे मैं व्यवस्था करता हूँ, संचालक हूँ, और हमारे ये गायक है, और हमारा पैसा सब खर्चे मिला के 84,000 बचा हुआ है, ठीक है। तो 84,000 रुपये मैं आपकी संस्था को देना चाह रहा हूँ, ठीक है, जो मेमोरियल ऑफ वार, जो हमारे शहीद हो गए हैं, उनके परिवार के वेलफेयर के लिए बाकायदा बना हुआ है, उसका अकाउंट नंबर है। तो 84,000 रुपये मैंने ट्रांसफ़र करे, और बाकायदा लेटर के अंदर सबका नाम लिखा मैंने, मेरा इनकम नहीं है। और जो कहते हैं कि हम गायक हैं, हमारी इनकम, उनकी भी इनकम नहीं है, पैसा भगवान के लिए चढ़ रहा है।
भगवान को चढ़ाया जाएगा। जिसमें ये थोड़ा आ जाए कि हम अच्छा गाते हैं, हमारी वजह से पैसा आ रहे हैं, मेरे ख्याल से बेवकूफ़ी है कहना सब। तो पैसा हमने उनको दिया, उनकी पक्की रसीदें हमारे पास हैं, पूरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रसीदें हमारे पास हैं। और इस साल भी अब हम जितना पैसा उठा रहे हैं, इस बार हम कुछ नया करने जा रहे हैं। अच्छा, उसके बाद जो पैसा बचेगा इस तरीके से देके आएंगे हम। तो ऐसा सोचा गया है। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। एक सर वो दुबई वाला बताओ, दुबई अभी सुनने में आ रहा है कि दुबई लेके जा रहे हो आप लोगों को। ये तो कश्मीर तो समझ में आ गया, दुबई वाला किस्सा क्या है? ऐसा था, अब एक चीज़ फेयर आउटडोर टूर के नाम से संस्था बन चुकी है क्लब। उसके अंदर क्या है, हमने आउटडोर टूर रखे हैं, सीनियर सिटीजन कोई भी जा सकता है, बच्चे भी जा सकते हैं उनके, जो अकेले रह गए हैं, ठीक है, या हस्बैंड वाइफ है लेकिन जाने अकेले मीन्स जा नहीं सकते, नहीं जा पा रहे हैं वैसे वो। हाँ, कश्मीर ले गया था, उसके बाद फिर उन्होंने ही डिमांड करा कहीं और ले चलो, तो मैंने दुबई का पैकेज निकाल दिया। तो दुबई में 10 लोग जा रहे हैं, उसमें ये नहीं है भीड़ इकट्ठी करनी, 10, 5, 2, 4 जो जाना चाहे चले, कि उनको इंजॉयमेंट मिले थोड़ा उनकी। अब आएंगे जाएंगे, थोड़ा देखो विल पावर आती है उनमें। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। अच्छा, एक नया टूर बनने जा रहा है मेरा, बनारस वाराणसी, अच्छा, अयोध्या प्रयागराज, और फरवरी बन रहा है, उसमें काफ़ी लोग जुड़ेंगे। वाह, बहुत ही कम बजट, जाओगे सर? बाई ट्रेन? बाई ट्रेन जाएंगे, कम बजट का बनेगा, बहुत कम, 3 स्टार होटल रहेगा, खाना पीना रहना उसमें रहेगा। वो मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ, कम से कम बजट में ले जाऊँगा, जितने बुजुर्ग हैं उसमें जाए तो अच्छा है। तो सर जैसे आप लोगों को लेके जाते हो, एक एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे सपोज मैं आपके साथ गया और आपने बनवाया सपोज आलू की सब्जी बनवाई आपने, या मटर पनीर बनवाया, और मैं कह रहा हूँ मेरे को ये नहीं खाने, मेरे कुछ भी मेरी खाने पीने के हिसाब से मैंने बोला मुझे दाल मिल जाती तो बढ़िया रहता, या मुझे ये चाहिए, तो उस चीज़ को कभी पहली बात ऐसा कभी हुआ है, और हुआ तो कैसे फेस किया है? देखिए, ऐसे स्पेशल डिमांड तो नहीं मानी जा सकती, क्योंकि पॉसिबल नहीं है। अब 63 लोग का अलग अलग मेनू सेट करते हैं, सही नहीं है। हमारा डेली का मेनू डिसाइड होता है, आज ये बनेगा। अगर किसी को नहीं पसंद, थोड़ा उसके लिए थोड़ा चेंज किया जाता है, वो भी उसे पसंद नहीं, उसे कोई मेडिकल इशू है, कोई डॉक्टर ने मना किया हुआ, तो उसमें हम उसको स्पेशल दे सकते हैं कि बिना मिर्च का खाना हमने दिया है कश्मीर में, कि उन्हें डॉक्टर ने मना किया मिर्च वाला खाना, मसाला वाला खाना, तो उसके लिए अलग हमने बनाया है, अलग निकाल लिया। हुआ ऐसा? हाँ, हुआ। अच्छा, तो वो हम कर सकते हैं, लेकिन हर किसी की फरमाइश पूरी करना पॉसिबल नहीं है। सामने वाले से लोग करते भी नहीं होंगे मेरे ख्याल से ज़्यादा, क्योंकि उनका माइंड सेट होता है। एक तो निकलते हैं, लेकिन वो ऐसी बात नहीं, फिर एक पहले दिन इग्नोर हो गए तो बात खत्म हो जाती है। तो वो पॉसिबल नहीं है कि उनके साथ ऐसा, उनके लिए ऐसा किया जा सके। एक सर नाटक आता था पहले, एक हम लोग, उस हम लोग की क्या कहानी थोड़ा सा सुना दो इसी बात पे आप। देखिए, जो पुराने लोग हैं, वो सबसे पहला टीवी में शुरू हुआ था हम लोग से, बहुत पॉपुलर। सर मैं ना बहुत छोटा था, मैंने भी देखा वो नाटक, मेरे मम्मी पापा देखते थे, मैं देखता था। क्यों, उस टाइम टीवी में कोई सीरियल आते नहीं, तो बहुत पॉपुलर हुआ था, एक फैमिली की कहानी थी। तो मैं असल में ना रिपोर्टर रह चुका हूँ। मैं उस टाइम में जो फिल्म देखते थे ना, उसके एक्सट्रैक्ट राइटर था। अच्छा, फ्राइडे पिक्चर देखते थे, शनिवार को अखबार में आता था। हाँ, एक्सट्रैक्ट वो थे हमारे पास होती थी, फिल्म फ्री होती थी, खाना पीना फ्री होता था। अच्छा, आपके लिए? हाँ, मतलब जो भी हमारे जैसे थे। तो प्लाजा, रीगल, रिवोली, बालकोनी पे 20, 25, 30 वो रिपोर्टर आते थे। अखबार का जमाना था, टीवी का जमाना नहीं था, टीवी रिपोर्टर नहीं थे उस टाइम। ये सर ईएसआई से पहले थे आप उसमें? हाँ, ये से पहले था, लेकिन ईएसआई में कंटिन्यू करा। मैंने परमिशन ले ली थी अपने। अच्छा, कि मैं एक सोशल वर्कर हूँ, उसमें मैं इनकम नहीं रखूँगा अपनी, तो मुझे परमिशन मिल गई थी। तो मैं करता रहा, कई काम मैं ऑफिस में भी करता रहा हूँ। ये सिटीजन एनजीओ भी मैंने विद परमिशन करा कि मैं कोई इनकम नहीं करूँगा, लेकिन मुझे सोशल वर्क के लिए लड़ना है, तो उसके लिए मुझे परमिशन। हम लोग का बता सर, हम लोग का क्या खराब में आ गया? हम लोग के अंदर मैंने देखा, तो मैंने उसके लिए उनको कांटेक्ट किया, जो उसके वो थे कलाकार थे, जो बशेश्वर जी थे, जी, वो रामेश्वर, वो छुटकी थी, ठीक है, ये सारे सबने मिला मैं इनके इंटरव्यू कास्ट किए। अच्छा, तो पहला किसी इस तरह के सीरीज का पहला इंटरव्यू मैंने लिया था। वाह, प्रिंट मीडिया था? हाँ, मैं देता था, उस टाइम तो वो नहीं चलती, प्रिंट मीडिया था, तो डीडी चैनल ही था, बाकी कुछ नहीं था। तो वो उनके इंटरव्यू लिए, मंडी हाउस में उनकी रिहर्सल होती थी, गुड़गांव में होती थी, तो उनके घरों पे मुझे इनवाइट किया। उस टाइम ना जो रिपोर्टर थे बहुत वैल्यू हुआ करते थे, उनको बहुत रिस्पेक्ट दिया करते। अच्छा, मिनिस्टर लोग भी बहुत रिस्पेक्ट दिया करते, तो थे ही नहीं थे, बहुत कम थे मीडिया रिपोर्टर थे, वो प्रिंट मीडिया वाले थे। तो उसके अंदर उनके घर, जैसे भागवंती थी, उनका कस्तूरबा गांधी में वो था, जो मानसिंह रोड पे था उनका घर, और ऐसे ही वो जो दादी थी
फिल्मों में आई बाद में। उसका कस्तूरबा गांधी में था, दादाजी पंजाबी बाग रहते थे, बसेश्वर का कार्टन मोटर्स था, तो इनके घर मुझे इनवाइट करते थे, आ जाओ यहाँ आ जाओ जी इंटरव्यू। 80s 90s याद दिला दिया आपने, 80-90 की दशक की आपने जो याद दिला तो उनके इंटरव्यू जाकर लिए मैंने, बहुत बढ़िया। मीडिया में छपे वो सीरियल तो पॉपुलर था उस साथ, हम भी पॉपुलर हो गए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। केशवपुरम में जहाँ आप रहते हो या जहाँ पे भी आप ये जो भी अपनी सोशल से रिलेटेड अपनी एक्टिविटी करते हो, वहाँ के लोग आपको किस तरीके से देखते हैं? देखिए थोड़ा रिस्पेक्ट तो है, थोड़ा नहीं थोड़ा मतलब कि रिस्पेक्ट तो सब जानते ही हैं। हाँ। वो पता है काम करता हूँ मैं, कराता भी हूँ। बाकी नेगेटिव सोच वाले तो हर जगह होते हैं, उसमें कुछ नहीं किया जा सकता। वहाँ के सर बच्चे जवान आपको किस तरीके से देखते हैं, क्या किस तरीके से आपसे बात करते हैं? मतलब आपको जैसे लाइक जाता नहीं है? अच्छा, सब अच्छे हैं, सब अच्छे हैं, सब ठीक हैं, बच्चे भी ठीक हैं। और इंस्टाग्राम और फेसबुक से तो और पहचान मिली है। इंस्टाग्राम से मुझे याद आया, कुछ इंस्टाग्राम वाले बाबा वाला ऐसा कुछ इंस्टाग्राम के बाबा या ऐसा कुछ है, कुछ आपको नामांकित किया गया है, नामकरण दिया हुआ है? रील बाबा मैंने खुद नाम दिया। अच्छा। उसका वजह ये है हाँ। कि हरकतें जो इंस्टाग्राम पे होती है ना, वो गाने गुने उल्टे सीधे, तो बाबा कह के मैंने अपने को छुपाया है। केशवपुरम रील बाबा हूँ मैं, बाबा हूँ, करने दो मुझे जो कर रहा हूँ। केशवपुरम वाले रील बाबा, रील बाबा एरिया केशवपुरम। मैं बता देता हूँ, सर ने जो खुद को इनाम दिया, लोग बोलते भी इनको कि केशवपुरम वाले रील बाबा। और सर जो है रील बनाते हैं बहुत अच्छी अच्छी, मतलब लिपसिंग वाली रील्स बनाते हैं। आप देखना, जो है मैं डालूंगा इनमें सारा आपका अकाउंट वगैरह सब मेंशन करूंगा इसमें मैं। थैंक यू बहुत बढ़िया। सर ये लिपसिंग भी करते हो आप? मैं देखा पुराने गानों पे ज्यादा करते हो आप, हैं? पुराने गानों पे ज्यादा। तो ये जो कॉमेडी भी मिल जाती है, आज कॉमेडी एक दो हाँ करते हो, मैं देखी कॉमेडी जो मिल जाए, जो समझ आ जाए कर देता हूँ। इसलिए बाबा असली हूँ, मुझे माफ कर दो भैया। बाबा को माफ कर दो, गलत बाबा नहीं हो, कोई गलत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं कोई गलत काम नहीं करूँगा, ना कराया मैंने, इसलिए बाबा को माफ कर दो, सहन कर लो रीले। ये सर ये इंस्टाग्राम फेसबुक कब से चलानी शुरू किया आपने? ये इंस्टाग्राम तो मैं 2-2.5 साल से हूँ। ठीक है। फेसबुक में काफ़ी टाइम से हूँ। अच्छा। अपनी जितनी सोशल एक्टिविटीज़ होती हैं वो उसमें डालते हो आप? मैंने पीछे क्या करा, थोड़ा सोशल एक्टिविटी का शौक था, तो हमारा C7 RW है, केशवपुरम ब्लॉक है, उसके 8 पार्क हैं। तो आजकल मेंटेन तो ऐसे ही होते थे। तो मुझे एक स्कीम पता लगी गवर्नमेंट की कि ये आप RWA से ले सकती है। ठीक है। तो मेरा जो बेड लक कहूँगा उसमें मैंने वो पार्क MCD से अपने नाम हैंड ओवर करा लिया, अपनी संस्था। पार्क 8 हो ना। अच्छा। क्लीनिंग मेंटेनिंग के। अच्छा। तो उसमें गार्डन सोसाइटी है, वो पैसा देती है। अच्छा। पर एकड़ के हिसाब से। तो हमारा बैठा था 2.25 एकड़। ठीक है। तो 2,40,000 रुपये पर ईयर सेंक्शन हुआ। ठीक है। 2,40 मुश्किल से 29,000 रुपये महीना पड़ा। ठीक है। जिसमें 10% RW को देना, कोई नहीं देता पैसा, वो लोग नहीं देते पैसे। तो वो हमें उसमें मेंटेन में था। वो हमने 3 साल पार्क रखे, 1 साल सही चले। लेकिन मैं बहुत ही इस चीज़ को गंभीरता से बोल रहा हूँ, या कुछ दुख मन से बोल रहा हूँ, उसमें कुछ लोगों को बर्दाश्त नहीं हुआ कि इसका नाम हो रहा है। अच्छा। जब मैं 3 माली रखे, 33,000 सैलरी दे रहा हूँ, 33,000 मुझे मिलता है, उसमें मशीनें भी आएंगी, पेट्रोल भी आएगा, मैं खुद भी उसमें, मैं खाली नहीं बैठ सकता। मैंने खुद पार्क में काम किया, घास भी काटी है। अच्छा। मालियों के साथ काम किया मैंने, रिकॉर्ड है मेरे फेसबुक में डाला था मैं। लेकिन कुछ पॉलिटिकल समझ लो, उनको बर्दाश्त नहीं हुआ इसका नाम क्यों हो रहा है, भाई सब तो चमक रहा, पार्क बहुत अच्छे हो गए, इसका नाम है, तो बर्दाश्त नहीं हुआ। अच्छा। तो 2 डिपार्टमेंट MCD और गार्डन, करप्शन तो है ही, करप्शन वो साइड करते हैं। सही। लेकिन उन्होंने जो है झूठी कंप्लेंटें कराई। किसी ने शोर मचा दिया, 6 लाख खा गया। मिले मुझे 2,45,000 में से कट के 10%। उसके बाद फिर कंप्लेंट के कटे, लोगों ने शोर मचा दिया, 6 लाख खा गया, 7 लाख खा गया। मैंने भैया कौन खा गया, कहाँ से खा गया बताओ भाई। एक पैसे का मेरे कंप्यूटर पे हिसाब है, CA की स्टैंप लगती है, CA चेक करता है, ऑडिट होता है, स्टैंप पूरी लग जाती है, कहाँ से खा गया। वो जाके वहाँ से MCD किसी ऑफिसर से लिखवा दिया, इनके पास तो कोई माली नहीं है। 3 माली ऑन रिकॉर्ड काम कर रहे हैं, डेली फेसबुक में फोटो डाल रही है, डाल दिया जी उन्होंने। तो इस तरह से झूठी कंप्लेंटें होती रही। तो वहाँ ऑफिसर ने लिख के दे दिया, एक भी माली नहीं है। मेरे पास पूरा रिकॉर्ड है, फेसबुक में डेली फ़ोटो डालता हूँ, डेली वीडियो डलती हैं। 33,000 के माली हैं, मुझे मिलता 34-35,000 है। और वहाँ से जब 6 महीने बाद चेक करने आते हैं, इधर जहाँ घास नहीं है वहाँ फ़ोटो खींचेंगे, घास नहीं है वहाँ फ़ोटो खींच। भैया जहाँ पेड़ बड़ा है वहाँ घास उगी नहीं सकती, और यहाँ पे धूप नहीं है वहाँ घास नहीं हो सकती। पूरी दिल्ली के जितने मर्जी पार्क चेक कर लो, अगर पैसे कटे तो मुझे तनख्वाह काटो ना भाई सबकी, वो नहीं कटी। तो उन्होंने पैसे काटते रहे, मेरे 33,000 महीने के मुझे मिलते रहे 16-17 हज़ार रुपये।
लास्ट में मैंने बंद कर दी। मैंने भैया अपने बस की नहीं है, जेब से पैसा 1,00,000-1,50,000 रुपये जेब से लग चुका है। मैंने इतनी सोशल वर्क नहीं करूँगा भैया जो घर बिक के मेरा सोशल वर्क हो। मैंने फिर RTI डाली MCD पे, बताओ जी कौन से दिन आप आए थे जब माली तुम्हें नज़र नहीं आए? एक दिन आए, 2 दिन आए, पूरा महीने आए, कब माली नज़र नहीं आए तुम्हें? तो उसके बाद जवाब नहीं था। निचली दबाव में काम किया उसने, मैं और आगे चलता तो नौकरी जाती थी उसकी। हालांकि इस तरह के उससे गिर के, अपनी आत्मा से गिर के काम किसी को भी नहीं करना चाहिए, उन्होंने करे। आज पार्कों की हालत वैसी नहीं है जो मैंने बनाई थी। अच्छा। आज पार्क स्टाफ ही नहीं है इनके पास, कहाँ से करेंगे? मेरे 3 माली सवेरे शाम तक काम करते थे, बढ़िया पार्क चमका थी। पिछली आप 3 साल की फ़ोटो में फेसबुक में देखो तो इतने बढ़िया पार्क चमक रहे हैं, लेकिन नहीं पसंद आए उनको। जो कुछ गली गली के नेता होते हैं या कुछ होते हैं जो काम नहीं करने देते, उन्होंने नहीं करने दिया मुझे काम। बहुत दुख से, अंदर से रोते हुए मन से कह रहा हूँ कि आज मैं अपने ब्लॉक को अच्छा बना सकता था लेकिन नहीं बना पाया। जिसकी भी भेंट चढ़ा वो पार्क भेंट चढ़ गए। आज इलाका नहीं है, साफ नहीं है पार्क। मैं सर आपसे यही पूछने वाला था, आपकी बात चलते में कि जो है देखो सर, जो है आप इतने अच्छे से काम कर रहे हो, तो मेरा सवाल ये था कि बहुत लोग आपको प्यार करते होंगे, चाहते होंगे, तारीफ भी करते होंगे, मगर मेरा सवाल बीच में ये था, आपने पहले ही वाली बात सुना दी मेरे को, जो कि कहीं ना कहीं एक तरह से नेगेटिव है आपके लिए, कि सर कुछ लोग ऐसे भी तो होंगे, जैसे आपने बता ही दिया वैसे तो, जो आपसे नफरत या कहीं ना कहीं चिढ़ मतलब रही होगी उनकी आपसे। तो ये जो आपने जिन लोगों के बारे में अभी आपने बात करी है, क्या ये लोग मतलब सारे राजनीति से रिलेटेड थे लोग, तो या कुछ अड़ोसी पड़ोसी थे? क्या थे? मुझे पसंद करने वाले बहुत हैं, मेरे काम को अप्रिशिएट करने वाले बहुत हैं, जिनको हैं समझदार हैं, उन्हें पता है कि मैंने काम संभाला था और निस्वार्थ निष्काम संभाला था। कोई पैसा नहीं इनकम कमाई, जेब से लगा, मेरे एक एक पैसे का हिसाब है मेरे पास। लेकिन हर जगह हर एरिया में कुछ लोग होते हैं नेगेटिव सोच वाले, जो ना काम करते हैं ना करने देते हैं। उनको पसंद नहीं आता कि कोई उभर रहा है, उनको ऐसा लग रहा है कहीं आगे ना निकल जाए। अरे भैया आगे निकल जाए तो काम कर रहा है, तुम करो उतना, मेरे साथ आते ना काम करते, तुम भी आगे निकलते। अब मैं काम कर रहा हूँ तो लोगों को नज़र आ रहा है तो मेरा ही नाम होगा ना। वो कहते हैं इसका नाम क्यों हो रहा है पार्कों में, अच्छे बना दिए। अब वो उस चीज़ की उन्हें दिक्कत होती है, तो वो ऐसे तरह के लोग कुछ गड़बड़ करते हैं। लेकिन हमें हिम्मत नहीं हारनी है। ठीक है, अब से पैसों का मामला था, मुझे नुकसान हो रहा था, छोड़ दिए। पैसों का मामला ना होता, मेरे शरीर का मामला होता, मैं कर रहा होता। लेकिन इतना पैसा घर से फूंक के हम सोशल वर्क करें वो भी ठीक नहीं है। तो सर कभी धमकी वगैरह भी आई है कभी? नहीं, धमकी कोई नहीं, इतनी हिम्मत किसी में नहीं है मुझे धमकी दे दे। अच्छा। इतना नहीं धमकी देने वाला कोई पैदा नहीं हुआ केशवपुरम में आज तक मेरे ख्याल से। पीछे जो मर्जी बोलते रहे, सामने किसी हिम्मत नहीं, और आके देखे। मुझे पता है मैं किस तरह से हैंडल करना है, और मैं मतलब वो क्या है उनकी जानता हूँ मैं, ऐसे धमकी और परवाह नहीं करता मैं। अभी सर आपका एक कोई ऑफिस भी चलाते हो आप अपना खुद का भी? हाँ। क्या वो है, थोड़ा सा बताओ। मेरा ऑफिस है, इनकम टैक्स और GST का मेरा ऑफिस है। बच्चे मेरे CA हैं, तो निचली मैंने ऑफिस बना रखा है। अच्छा। तो इसके अंदर बेसिकली हम इनकम टैक्स के रिटर्न्स वाला है, बुक्स राइटिंग है, और आपका GST है, जो भी इस तरह का टैक्सेशन है वो सब चीज़ें आप मैनेज करते हो? मैं मैनेज करता हूँ, स्टाफ है मेरे पास, स्टाफ रखे। हाँ। और कोरोना के बाद आउटसोर्सिंग स्टाफ है सारा। अच्छा। कि जो वर्क फ्रॉम होम करते हैं, हमारा काम है जो किया दे दिया, वर्क रिटर्न भर के आ गई, या GST वो कराना पड़ता था, वो सारा अकेला आदमी नहीं कर सकता। उसके अलावा जो एक काम मैं बताना चाह रहा हूँ, तो अक्सर नहीं पता होता लोगों को, आज तक 257 बच्चों को टैली सॉफ्टवेयर में फ्री सिखा चुका हूँ 15 सालों में। 257 बच्चे जो टैली सॉफ्टवेयर सीख के गए हैं। हाँ। पूरा अकाउंटेंसी, हाँ। बैंक का, पोस्ट ऑफिस का सारा काम उसे पूरा एक ऑफिस के लिए तैयार। अच्छा। जो किसी ऑफिस में जरूरत है जिस बंदे, वो तैयार करके भेजता हूँ मैं। 3-4 महीने के कोर्स बाद जो बच्चा सही सीख पाता है, कुछ टाइम ज़्यादा लगाते हैं, ठीक है, तो उन बच्चों को मैंने कहीं ना कहीं नौकरी लगवाई है, या कुछ भी खुद भी लगे हैं। मतलब टैली सिखवा के उनको उनकी जॉब भी लगवाई है? जॉब लगवाई है। और कई बच्चे हैं, मैं कई एग्जांपल दे दूँ, मेरे बहुत बच्चे हैं बहुत बढ़िया जो काम सीख के गए और आज नौकरी कर रहे हैं। देखिए, जो एक 12वीं, देखो जो EWS बच्चा होता है 12वीं के बाद ना तो डॉक्टर बन सकता, ना किसी अच्छी जगह जा सकता, तो उनके पास कोई रास्ता नहीं होता। अब नौकरी कितनी मिलती है आजकल, बुरा हाल है। 5,000-7,000 PN की नौकरी मिल जाएगी पानी पिलाने, और को नहीं मिलती। लेकिन जब वो टैली सीख के जाता है, एक ऑफिस का बंदा एक असिस्टेंट बन जाता है, किसी अकाउंटेंट के नीचे असिस्टेंट बनता है, सारा पता है उसे, तो उसे 15,000, 18,000, 12,000 की नौकरी मिल जाती है। और मैंने लगवाई है। और लोगों को पता है, जिनको बिजनेसमैनों को, वो मुझे कहते हैं वो बच्चा तैयार है भी भेज दे मेरे पास।
तो इस तरह से बच्चे नौकरी लग जाते हैं। अच्छा। तो कई बच्चे हैं, मेरे पास पूरा रिकॉर्ड है, बहुत वो बच्चे नौकरी कर रहे हैं। बच्चे लड़कियां भी हैं, जेंट्स लड़के भी हैं। वो सारे 257 बच्चों का रिकॉर्ड है जो सिखा चुका हूँ। अभी 2-3 बच्चे इस टाइम बच्चे नहीं हैं सीखने वाले। अच्छा। तो जो बच्चे हैं उनको मैं कहता हूँ कोई EWS बच्चा हो, कोई EWS हो, गार्ड का हो, माली का हो, ऐसे बच्चे हों जो आगे डेवलप नहीं कर पाएंगे, उनको भेजो, इससे 3-4 महीने में उसे ट्रेन कर पाऊँ मैं। तो वो भी एक मेरा एम है जो 257 बच्चों को मैं सिखा चुका हूँ। लेकिन ये बातें घर घर जाके तो नहीं बता सकता, लेकिन मैंने की है, मुझे आत्मा को तसल्ली है कि मैंने ये काम किया हुआ है और नौकरी लगे हुए बच्चे। दिल से बोल रहा हूँ मैं, मतलब बाल आपके जरूर वाइट है मगर जमा दिल आदमी हो आप। क्योंकि जो आपके अंदर जो आप कर रहे हो ना सर, फुल एनर्जी चाहिए इसके लिए, दिमाग से दिल से फुल एनर्जी चाहिए। मैं कह रहा हूँ इतनी ऊर्जा है आपके ना, कैमरे में बता देता हूँ सर के अंदर इतनी ऊर्जा में। मैं क्यों बात कर रहा हूँ इस ऊर्जा की, एक बार मेरे को सर मोबाइल दिखाओ सर अपना जरा, एक बार दिखाना सर, एक बार मोबाइल सब ऊपर वाले के दे दिखाओ, एक बार दिखाना, उसका आशीर्वाद आ रहा है। मैं सबको बता देता हूँ इस टाइम लगभग समय हो रहा है 1:17 हो रही है, रात के 1:17 है, रात के 1:17 हो रहे हैं। मैंने सर को जो है कुछ ऐसी चीजें हुई, टाइम एक्चुअली मेरा भी क्लैश कर रहा था, सर का भी टाइम क्लैश कर रहा था। तो सर ने बोला कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पास सर लेट नाइट आए एक्चुअली, हम लोग करीब 10, सवा 10, 10:30 के आसपास आए हैं। तो सर ने मेरे को बोला कि मैं आज तेरे पास आ जाऊंगा, भी कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब अगर कोई दूसरा बंदा होता तो वो सोचता है यार रात हो रही है, मैं कल देखता हूँ, परसों देखता हूँ, या वर्किंग आवर में आता हूँ। इतने एनर्जेटिक आदमी हैं कि रात के 1:15 बजे भी ऐसे बैठे हुए हैं जैसे कोई नहा धो के बैठा हुआ है। सबसे अच्छी बात ये है, टाइम पास होता है। बहुत बढ़िया सर, मतलब सीरियसली सर, टाइम गुजर रहा अच्छे से, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मेरा टाइम ऐसा पास होता है, भागता हुआ, महीने दिन निकल रहे हैं, बहुत बढ़िया है। और भगवान ऐसा ही ले जाए मुझे, हंसता खेलता, बीमार ना करे मुझे। अगर भगवान ले जाए तो ऐसे ही ले जाए, हंसता खेलता, बहुत बढ़िया, जिससे किसी को दिक्कत ना हो, मुझे भी दिक्कत सर। मैं तो ये कहूँगा, हम जो कैमरे के उस पार जो लोग बैठे, जो हमें देख रहे हैं, हमारे दर्शक हैं, हम सब की तरफ से आपको विश है, माता रानी प्रभु आपको उम्र लंबी दे, ताकि आप जो नेम धर्म के काम कर रहे हो वो और बहुत सारे कर्म करो। थैंक यू, अच्छे काम करो। अभी आपने 257 लोगों को ट्रेन किया, टैली में जॉब लगाई है। हम कहेंगे 257,000 लोगों को ट्रेन करो आप। बस आप सबका साथ बना रहे, अकेला मैं कुछ नहीं कर सकता। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। सबका आशीर्वाद साथ आता है तो काम चलता है, ऊपर वाले का आशीर्वाद मेरे साथ है। तो जितने भी मेरे अपोजिट हैं, परेशान करने वाले, वो जितना मर्जी परेशान कर लें, वो सफल नहीं हो सकते, हुए भी नहीं आज तक। जिसने भी मुझे टांग अड़ाई है, वो भगवान ने मुझे 6 कदम आगे छोड़ा है। उसकी टांग उसने जरा सी पकड़ी, एक्चुअल बता रहा हूँ, फैक्ट बता रहा हूँ, उसने मेरी टांग ऐसे पकड़ी है, भगवान वहाँ तक ले गया मुझे, फिर टांग पकड़ी और आगे ले गया। तो बढ़ता जा रहा हूँ मैं बढ़ता जा रहा हूँ, बहुत कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूँ, मैं बढ़ता जा रहा हूँ। और ये ईश्वर, ये माता रानी कृपा मेरे पे बनाए रखे, जो मैं चलता रहूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और बाकी उठाए तो सीधा साधा हंसता वो उठा ले, मुझे कोई चिंता नहीं है, मैं अपनी ज़िंदगी जी चुका हूँ। अब मुझे कोई चिंता नहीं, बच्चे मेरे वेल सेटल हैं, मैं सब कुछ देख लिया, ज़िंदगी जी चुका हूँ। ऊपर ले जाके नया जन्म अच्छा ही देगा मेरे ख्याल, जो मैंने कर्म किए हैं, मेरे ख्याल से कोई गलत जन्म नहीं मिलेगा मुझे। क्या बात। बाकी संतुष्ट तो हाँ, बहुत अपनी लाइफ से बहुत संतुष्ट। बहुत बढ़िया। और सर जैसे अभी आप एक बात कर रहे हो, जैसे आप कह रहे हो भगवान मुझे उठा लिया, जो जैसे आप माइंड सेट है आपका कि हाँ यार, हाँ कोई दिक्कत नहीं, मृत्यु के लिए तैयार हो। हाँ बिल्कुल, डर नहीं लगता सर? बिल्कुल, काहे का डर जी, अगला जन्म मिलना ही मिलना है। वाह, अगला जन्म मिलेगा, अच्छा ही मिलेगा। मैंने किसी का बुरा नहीं किया अब तक, ना करूँगा। अच्छा ही सोचा है, अच्छा करूँगा, तो मुझे डर नहीं है। मुझे कहीं ना कहीं भगवान इससे अच्छा जन्म देगा और मैं उसे और अच्छा करने की कोशिश करूँगा, अगर ऊपर वाले का आशीर्वाद रहा तो। गुड। बाकी नेगेटिव सोच वाले कुछ भी कहते रहे, चलता है। हिंदुस्तान का एक समाज ऐसा है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना ही फ़र्क पड़ना है, ना पड़ेगा, ना मैं समझता हूँ उस फ़र्क को। जो मर्जी कहते रहे, मुझे क्या फ़र्क है, मैं काम अपना कर रहा हूँ, मुझे पता है मैं अच्छा कर रहा हूँ, किसी का बुरा नहीं कर रहा हूँ, मुझे चिंता ही नहीं है। बढ़िया। मैं लोगों से डर के चलूँगा तो काम नहीं कर पाऊँगा। लोग जनता रसोई में कहेंगे पैसे खा गया भैया, भुगतना तो मुझे है ना, तुमने तो नहीं, तुम तो परेशान हो रहे हो। जनता रसोई का खाना खा रहा हूँ मैं नहीं खाता। जनता रसोई मैंने इनसे पूछ लो, एक अन्न का दाना नहीं खाता, मैं वहाँ खाता ही नहीं, अपने घर खाना बनता है। जो जिस चीज़ के लिए काम चल रहा है वो है। बाकी कोई भी कहते रहे भाई पैसे खा गया, उसके पैसे खा गया, पार्क को पैसे खा गया भैया। मैं अपने मतलब पॉडकास्ट के माध्यम से अपने दिल की बात बोलता हूँ फिर से एक बार की, आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला मेरे को। और ये मैंने भले ही आपका पॉडकास्ट इंटरव्यू लिया है, मगर मैंने आपसे सीख ली है कि आदमी को, मतलब अगर देखी जाए ना, बूढ़ा या बीमार वो दिल दिमाग से होता है। ये बात मैंने आपसे सीखी है सर। दिल दिमाग को सेट रखो, सब तुम्हारे काबू में है। और बड़ा अच्छा लगा, एनर्जेटिक आदमी हो आप,
और प्रभु जो है कृपा करे, माता रानी बस ओके रिपोर्ट एकदम बढ़िया। थैंक यू। आज आपने मुझे इधर बुलाया, बहुत खुशी हुई, मुझे भी कुछ सीखने को मिला है। अरे सर। इतना आपने मुझे सम्मान दिया, इतना आपने रिस्पेक्ट दी मुझे। अच्छा लगा सर आपसे बात करके। थैंक यू। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू।